नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स या फिर यूट्यूब पे आपका स्वागत है। जहाँ पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे 4 चैप्टर्स की रिवीजन एकदम अच्छे तरीके से हो चुकी है। चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, विच इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी आर मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हम शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको क्योंकि प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन बहुत आसान था। हमें लगेगा कि आगे वाले फंक्शन भी बिल्कुल ऐसे होंगे, बट थोड़ा सा आई वुड से उतना ज़्यादा इजी नहीं है। थोड़ा सा लेवल उठा हुआ है इसका प्लानिंग से, बट हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो फिर भी A to Z सारा पढ़ना है जो सिलेबस में आने वाला है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ऑलराइट, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। हमारे चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है। क्या है ये? ऑर्गेनाइजिंग एक हमारा प्रोसेस है जिसमें एक नहीं बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी। वो एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी, क्योंकि प्रोसेस है यानी एक के बाद सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे, राइट? तो ऐसा नहीं है कि हाँ जी बस ऑर्गेनाइजिंग एक एक्टिविटी कर लिया एंड दैट्स ऑल। नो, इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस। और ऑर्गेनाइजिंग वो स्टेप है, वो फंक्शन है आपकी पूरी मैनेजमेंट का जिसमें काम शुरू होता है। प्लानिंग चल रही थी ना पहले तक, अब काम शुरू होगा। इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा इनके पास है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के पास है। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं वो सभी डायरेक्ट किए जाएं किसकी तरफ? टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और वो गोल्स हमने कहाँ सेट किए थे? हमने प्लानिंग के लेवल पे, प्लानिंग वाले फंक्शन में हमने सेट करे थे, राइट? सो हमें गोल्स अचीव करना है। वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑल आवर एक्शंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अटेनिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दैट वर लेड आउट इन द प्लानिंग स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या करना है? अब यहाँ पे मतलब अगर आप सार देखो, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? अगर आप बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में जाके देखो, डिक्शनरी में जाके देखो, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सभी चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल रखना, सभी चीज़ों को एकदम सही तरीके से उनको प्लेस करना। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक काम तो है नहीं, 10 काम होंगे। 10 काम को करने के लिए 10 लोग होंगे, राइट? और 10 लोग भी ऐसा नहीं है सब एक ही टीम है। हर किसी की अपनी टीम है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें कोऑर्डिनेट करने हैं ह्यूमन एफर्ट्स को, राइट? सारे रिसोर्सेज को असेंबल कर लेना है। हमें देखना है कि हमारे पास अभी कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनसे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव टू मेक एन इंटीग्रेशन ऑफ द रिसोर्सेज दैट वी हैव एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज दैट वी हैव। देन वी हैव टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ देम एंड देन वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा काम हो, राइट? ठीक है, एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट देम। हमें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को लेने हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको लेने हैं। ह्यूमन एफर्ट्स प्लस जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल, उन दोनों को इंटीग्रेट करके हमें ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन करना है। एंड मैंने आपको क्या बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वो स्टेप है मैनेजमेंट का, ये वो फंक्शन है मैनेजमेंट का जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है, राइट? अभी तक प्लानिंग चल रही थी, ऑर्गेनाइजिंग की स्टेज पर इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होगा। ठीक है, जहाँ पर क्लैरिफाई करे जाएगा कि किसकी क्या जॉब है, हमारे वर्किंग रिलेशनशिप्स डेवलप करे जाएंगे, कौन सीनियर, कौन जो है जूनियर होने वाला है। फिर सारे रिसोर्सेज को हम डिप्लॉय करेंगे अल्टीमेटली, ताकि हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है वो अचीव हों हमारे गोल अचीवमेंट के चलते। और क्या क्या डेफिनेशंस हैं? और डेफिनेशन ये है कि ये प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या टास्क हमें परफॉर्म करने हैं, क्या क्या काम हमें करना है, एंड देन वी ग्रुप देम टुगेदर। और उसके बाद जो है हम ये भी लाइन आप पढ़ लो, आपको शायद अभी इसका मतलब नहीं समझ आएगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है शायद उनको समझ आ जाएगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम रिविजन वीडियो से ही सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं तो इसको हम और आगे एक्सप्लोर करेंगे। इन्होंने बोला है कि प्रोसेस है जहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ग्रुप कर रहे हैं टास्क को, ठीक है, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म हो। और हम कर रहे हैं यहाँ पे डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, यानी हम अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है डेलीगेट कर रहे हैं। और उसके बाद हम वर्किंग रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करके वी आर इनेबलिंग पीपल टू वर्क इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर टुगेदर टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अगली डेफिनेशन है कि अगेन ये प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग एंड डिफाइनिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिफाइन करो क्या काम होने, क्या एक्टिविटीज़ होनी है, एंड देन यू ग्रुप दोज सिमिलर एक्टिविटीज़ टुगेदर। डिफाइन एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज, एंड देन अगेन अथॉरिटी और
अथॉरिटी रिलेशनशिप्स डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज़ें जो आपको डेफिनेशन में ज़रूर याद रखनी चाहिए, वो ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है और ग्रुप करनी है सिमिलर एक्टिविटीज़ को, या फिर सिर्फ एक्टिविटीज़ भी आप बोल दो, एंड देन अथॉरिटी रिलेशनशिप डेवलप करना है, एंड लास्ट में हमें ऑल दीज एक्टिविटीज़ शुड बी कैरिड आउट टू अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, ठीक है, या फिर हमें डिज़ायर्ड गोल्स, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो अटेन कर सके, उसकी तरफ चलना चाहिए। कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स एंड द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द डेफिनेशन। अब आ जाता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हम शुरू से देख रहे हैं, डेफिनेशन हमने 3-4 बार पढ़ ली है। हाँ जी, प्रोसेस है, यहाँ पे भी प्रोसेस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी प्रोसेस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी प्रोसेस, यहाँ पे, इट्स अ प्रोसेस, सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे। तो मैंने आपको बताया था, अगर हम इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं, या फिर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमें सीक्वेंस याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन जहाँ पर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, स्टेप्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस या स्टेप्स हो, आपको 1 by 1 ही चलना है। पहले नंबर पर अगर आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क है, तो आप उसको दूसरे नंबर पर नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो पहला स्टेप है, मैं आपको पहले सारे स्टेप्स बताती हूँ, क्या क्या स्टेप्स है हमारे इन्वॉल्व। सबसे पहला हमारा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। सारा भी समझेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आई होप अब मुझे 5th लेक्चर के बाद, 5th या 6th लेक्चर के बाद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे। scholar91.com से आपको ये नोट्स मिलेंगे। आप इनको डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट लीजिए और पेंसिल अपने हाथ में रखिए, और मेरे साथ साथ आप, जो मैं भी लिख रही हूँ वो आप भी लिखें। मेरा एग्ज़ाम भी नहीं है, बट फिर भी आई एम मेकिंग एफर्ट सो दैट आपको मोटिवेटेड फील हो क्लास में लिखने के लिए, क्योंकि लिखी हुई चीज़ बच्चा बहुत देर तक याद रहती है, बहुत देर तक। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है, बहुत साल पहले की बात है, यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट हुआ था। वहाँ पे बच्चों को बोला था, बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। एक ग्रुप को बोला था आप लैपटॉप पे जो है नोट्स लीजिए, और दूसरे बच्चों को बोला था कि आप जो है अपनी नोटबुक में नोट्स लीजिए। फिर जो है टेस्ट हुआ था, ऑब्वियसली जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसका टेस्ट लिया था, एंड जो रिजल्ट्स देखे थे, जो मार्क्स स्कोर करे थे, इन बच्चों ने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे थे। बिकॉज जब वो हाथ से नोट्स लिख रहे होते हैं, तो अपनी लैंग्वेज उनका दिमाग ज़्यादा प्रोसेस कर रहा होता है, राइट। यू हैव टू राइट फास्टली, क्योंकि मैम के जो प्रोफेसर है उसके पेज से छूट जाएगा। बट चाहे ज़्यादा नोट्स इन्होंने लिए होंगे, मतलब अगर वॉल्यूम की बात करें तो ज़्यादा नोट्स इन्होंने लिए थे, मे बी बिकॉज स्पीड, टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होती है, लिखने की स्पीड शायद कभी उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। बट फिर भी एग्ज़ाम में स्कोर इन्होंने बेटर किया था, क्योंकि जब हम हाथ से चीज़ें लिख रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स मिल रहे होते हैं ऑल थ्रू आउट वाइल वी आर राइटिंग कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड देन आफ्टर दैट व्हेन वी टेक ब्रेक्स एंड एवरीथिंग, तो हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वो इम्प्रिंट होती जाती हैं डीपर लेवल पे। एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सजेस्ट, दैट इज़ वाई वी हैव क्रिएटेड दीज रिविजनरी मॉड्यूल्स, जहाँ पर बच्चे को कभी ये ना फील होए लेफ्ट आउट की बस आऊँ मैं यहाँ पे सत्संग की तरह सुन के चला जाऊँ। नहीं, आप सीखने आए हो, और आप सीखने इसलिए आए हो, आपको अल्टीमेटली मार्क्स स्कोर करने हैं एग्जाम में, वही पर्पस है ना, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई इंडिविजुअली बोल रहा है कि भाई अरे आपने कभी ऐसा तो सोचा होगा नहीं यार बिजनेस कैसे होता है, बहुत होते हैं ऑब्वियसली बच्चे होते हैं, बट उनकी फिर अप्रोच ऐसे थ्योरेटिकल नहीं होती, बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, ठीक है। तो अब अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मार्क्स लाने हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स लॉट ऑफ थिंग्स आर डिपेंडेंट, आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा, एंड देन like a lot of factors are connected to that. See, मैं ये नहीं कहती हूँ मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, that I have never said, लेकिन आपको कोई भी काम मिले आप उसमें अच्छे से अपना डिलीवर करिए। अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ में अच्छे हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, स्पोर्ट्स हो, मैं नहीं कहती भाई आप यहाँ पर 100 में से 100 लेकर आओ, लेकिन आप इतना तो लेकर आइए कि आप पास हो जाइए, आपको समझ तो आए, राइट, अंडरस्टैंडिंग तो हो, कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना के चले जाए। हमारे करिकुलम में स्कूल के लेवल पे टैक्स नहीं सिखाया जाता, लेकिन बाद में आपको जाकर अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, आपके पापा भी फाइल करते होंगे, और सब जब स्पेशली इंजीनियर लोग जो हैं, जो इंजीनियरिंग में जाते हैं, वो लोग को इतना कोसते हैं एजुकेशन सिस्टम को कि यार ये रिटर्न फाइलिंग का काम हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाया, कॉलेज में नहीं सिखाया, जबकि इतना इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता ही नहीं है, हमारा सरकार इतना टैक्स काट लेती है, कुछ नहीं पता होता लोगों को। खैर ये रिविजन वीडियो, आई विल कीप दिस भाषण वेरी शॉर्ट। तो यहाँ पर स्टेप 2 में डिपार्टमेंटलाइजेशन लिख दीजिए, और 3rd में आप लिखिए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़।
और फोर्थ में आप लिख दीजिए एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। कहीं ना कहीं आपको शायद डेफिनेशन ही दिख रही होगी। डेफिनेशन जरा ये वाली पढ़ना, जिसमें हमने क्या देखा था, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग कि क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग, यही तो है आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड में डिपार्टमेंटलाइजेशन है, ये नहीं है यहाँ पे। लेकिन थर्ड में क्या है, यहाँ पे उन्होंने बताया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड लास्ट में एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप। और ये भी हमने यहाँ पे भी देखा था कि हमें यहाँ पे एस्टैब्लिश करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, एंड यहाँ पे भी एस्टैब्लिश अथॉरिटी। तो 2 पॉइंट्स तो हमारे यहीं से निकल कर आ गए हैं, ठीक है, 2-3 पॉइंट्स। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है और डिवाइड करना है वर्क को, ठीक है। यानी जो मैनेजेबल एक्टिविटीज़ हैं, जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं, उनको एक ग्रुप के अंडर आप रख दीजिए, एंड देन आप देखिए कि फिर कैसे वो काम हमें बांटना है। फिर अगले स्टेज पे हमें क्या करनी है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बनाना है, जो एक्टिविटीज सिमिलर नेचर की है उनको ग्रुप करके टुगेदर करना है। एंड दिस ग्रुपिंग, इस ग्रुप में मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हम लिस्ट डाउन कर लेंगे, तभी फिर हमने, पहले ये नहीं था मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे, पहले एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन हुई थी, फिर जाकर मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना था, ठीक है। फिर जो है अगला था आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जिसमें हमें क्या करना है, हमें डिफाइन करना है कि हर जॉब में क्या क्या चीज़ें होंगी, एंड देन वी हैव टू अलॉट द वर्क। फिर हमें डिपार्टमेंट इंचार्ज अलॉट करना है। तो हमारे पास लोग हैं, हमारे पास काम है, हमारे पास काम के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी वो हैं। अब हमें सिर्फ एलोकेट करना है, एलोकेट द जॉब्स टू द मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड लास्ट में फिर है एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, यानी सबको पता होना चाहिए, जो भी बंदा है, कि किसको किसे रिपोर्ट करना है और किसकी तरफ वो अकाउंटेबल है, ठीक है। आइए ज़रा लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप लिख दीजिए कि आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज़, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिए आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज। इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन अवॉइड होगी, क्योंकि सबको पता होगा कि हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कोई भी एक्टिविटी 2 बार नहीं होगी, ठीक है। इससे डुप्लीकेशन अवॉइड होगी, एंड बर्डन भी एम्प्लॉयज़ का क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, एंड बर्डन ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन बी शेयर्ड, burden of work can be shared, burden of work can be shared between employees, okay। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में हमने क्या बोला था, एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। लिखिए जरा, एक्टिविटीज ऑफ similar nature are grouped together ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अपॉइंट करना है हमें डिपार्टमेंट इंचार्ज, सॉरी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, वो अगले में आएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, राइट। क्या क्या क्राइटेरिया पे हो सकते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। जब हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लिया है, इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन में हेल्प मिलेगी। कैसे, एक ही काम को आप रिपीटेडली बार बार करते जाएंगे, देन इट विल हेल्प पीपल टू गेन स्पेशलाइजेशन इन दैट पर्टिकुलर वर्क, इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। और ये जो क्राइटेरिया है, जो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकती है, वो किस किस बेसिस पे हो सकती है, टेरिटरी के बेसिस पे हो सकती है। टेरिटरी में क्या हो सकता है, नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्टर्न रीजन के मैनेजर हो गए, सदर्न रीजन के मैनेजर हो गए, या फिर प्रोडक्ट के बेसिस पे हो सकती है। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इट इज़ फॉर्मिंग अ बेसिस फॉर अनदर टॉपिक, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। उसका बेसिस यहीं से फॉर्म हो रहा है आपके लिए, कि आप या तो टेरिटरी के हिसाब से डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दीजिए, प्रोडक्ट के हिसाब से कर दीजिए, फंक्शन के हिसाब से कर दीजिए,
प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान यूनिलीवर, देख लो, जो बिस्किट्स का अलग उनका है ब्रांड, राइट। फेस वॉश का है अलग है, हिमालय ब्रांड को अगर आप ले लो तो उनके बेबी केयर के प्रोडक्ट्स अलग हैं, फेस वॉश का अलग है, राइट। सो इसमें कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, ऐसे रिलायंस को आप देख लो, टाटा को आप देख लो, कॉफ़ी का अलग बिजनेस है, उनका रिटेल गारमेंट्स का अलग बिजनेस है, ठीक है। फिर उनका FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उनका अलग है, टाटा सॉल्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है, राइट। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। यहाँ पर हमें करना है, हियर वी हैव टू डिफाइन द वर्क, कि भाई काम आखिरकार है क्या, राइट। हियर वी हैव टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब्स, जो हमने जॉब्स जो हैं वो दी हैं, एंड देन वी हैव टू एलोकेट द वर्क। फाइनली हमें एलोकेट द वर्क करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, एलोकेट द जॉब्स टू मेंबर्स, एलोकेट द वर्क टू मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी है, जहाँ पर हमें अपॉइंट करना है डिपार्टमेंट का इंचार्ज, ताकि वो उस पूरे डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हम उसे ठहरा सके कि कहीं कुछ गड़बड़ हो। वो कोई काम नहीं करेगा, बस वो सबको देखेगा कि सबका काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वी हैव टू अपॉइंट अ डिपार्टमेंट इंचार्ज। ओके जी। यहाँ पर अब हमारा क्या है कि इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प इन इफेक्टिव परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम जॉब उसी को ही दे रहे हैं। यहाँ पर वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर एलोकेटिंग द जॉब टू द राइट पर्सन, ठीक है। यानी देयर शुड बी अ मैच बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड द एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। द एसेंशियल दैट अ प्रॉपर match exists between nature of job and the individual and the ability of individual. Okay, right. अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा लास्ट, एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। People should know, the members should know they have whom to report and to whom they are accountable, ठीक है। इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बिल्ड करने में ये हमारी हेल्प करेगा, एंड इट विल अल्टीमेटली हेल्प अस इन कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दैट आर एग्जिस्टिंग, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करेगा। फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन and division of work. Second is departmentalization. Third is assignment of duties, and fourth is establishment of authority relationship, ठीक है, अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस। आखिरकार क्यों चाहिए ऑर्गेनाइजिंग? ऐसा तो क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग से कि अगर हम वो ना करें तो क्या क्या हमें नुकसान हो सकते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसके बेनिफिट्स देखते हैं और यहाँ पर फिर उनको समझेंगे। सबसे पहले इनके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस जो भी आपको बोलना है आप बोल लीजिए। सबसे पहला बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन का, एंड आई शुड, मतलब मैं कितना ही इंसिस्ट करूँ, ऑलरेडी अभी हम देख कर आ चुके हैं कि स्पेशलाइजेशन डेवलप होगा when people are repeatedly doing the same work again and again, and this will also help in avoiding the duplication of work, ठीक है। तो पहला बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अगला पॉइंट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ठीक है। अगला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला है हमारा अडेप्टेशन टू चेंज। अभी सारा समझेंगे बच्चों, अभी आप लिखो हाथ से, एक एक चीज़ आपको बिल्कुल समझ आएगी, दिमाग में बैठ जाएगी, आप उस चीज़ की टेंशन मत लो। दैट इज़ ऑन मी, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कान खोलकर बैठे रहो, दिमाग में बातें लेते रहो और अपने हाथ चलाते रहो,
ठीक है जी। एडेप्टेशन टू चेंज, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, वो टीचर के ऊपर होता है। अगर आपका अभी भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइए। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, देखो राइटिंग से तो काम चलाना पड़ेगा भाई, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, ठीक है। एंड लास्ट में है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ओके, आइए सबसे पहले बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन देखते हैं। देखिए, अगर हमारी जॉब्स का सिस्टमैटिक एलोकेशन होगा, उससे क्या होगा, हर बंदे का वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा कि सबको पता रहेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है। वर्कलोड ही नहीं रिड्यूस होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। एंड देन व्हेन दे आर रिपीटेडली डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, सेम सेट ऑफ एक्टिविटीज अगेन एंड अगेन, इट इज गोइंग टू लीड टू व्हाट, स्पेशलाइजेशन। यस, ठीक है। सो अगर हमारा सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब है तो उससे क्या होगा, ये हमें ऐसे ही याद करना है। अगर हमारा सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब है, उससे वर्कलोड रिड्यूस होगा, प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, एंड देन रेपिटेटिव परफॉर्मेंस लीड्स टू व्हाट, स्पेशलाइजेशन। तो आप एक लाइन और लिख सकते हो यहाँ पे, रेपिटेटिव परफॉर्मेंस leads to specialization। ठीक है, राइट। अगला बेनिफिट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप क्या है? वर्किंग रिलेशनशिप है अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यस, इट इज दैट ओनली। यस, एग्जैक्टली, इट इज़ दैट ओनली, जहाँ पर हम सबको बता रहे हैं कि क्या आपकी क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है। एम्बिग्यूटी रिमूव हो जाएगी, इससे एम्बिग्यूटी कम हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है उन्हें कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, किसको रिपोर्ट करना है। इट विल हेल्प अस इन क्रिएटिंग अ हायरार्किकल ऑर्डर एंड फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम फिक्स कर सकेंगे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी अथॉरिटी है। हमारे पास मैनेजर के पास सारी अथॉरिटी होती है, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, दे डेलीगेट, दे पास ऑन द अथॉरिटी, एंड देन विद अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इस्टेब्लिशमेंट क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप है, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप यहाँ पर हम डेवलप कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन पता रहेंगी, एम्बिग्यूटी रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पर आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, दैट इट विल हेल्प टू क्रिएट हायरार्किकल ऑर्डर। हेल्प टू क्रिएट हायरार्किकल ऑर्डर, wherein we fix the responsibility and specify the authority. Where we specify authority and fix responsibility। ठीक है जी। फिर है अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। शायद पता नहीं कौन से सेकंड चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर में, आई डोंट रिमेंबर द चैप्टर नंबर, बट मैंने आपको बताया था दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो इतने ज़्यादा अब यूज़ होते हैं ना बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट में, इतने ज़्यादा। वन वॉज successful achievement of objectives of the organization, and second is optimum utilization of resources, and look what has happened here। importance में आ गया है optimum utilization of resources, यानी putting the resources that we have to the best possible use। yes, to the best possible use we have to put, जितने भी resources हमारे पास available हैं, we have to make sure कि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बेनिफिट ले पाएँ, राइट। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, we have to make sure that we are putting all the resources to the right usage, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों। ठीक है, इससे क्या होगा, सबको पता होगा, जब सबके पास क्लियर है कि किसको क्या जॉब करना है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा यहाँ पे, राइट। सेकेंड, कन्फ्यूजन नहीं होगा, एंड सबसे बड़ी बात मिनिमम वेस्टेज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से क्या होता है, एक काम 2 बार हो गया, दूसरे वाले बंदे के एफर्ट्स वेस्ट हुए ना, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, हाँ करेक्ट बोला मैंने, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली जो वेस्टेज नहीं होना था वो नहीं होगा, राइट, तो मिनिमाइज हो जाएगा वेस्टेज आपका, राइट. सो दिस विल लीड टू व्हाट, दिस विल लीड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगला जो हमारा बेनिफिट का पॉइंट है वो है अडेप्टेशन टू चेंज. अडेप्टेशन टू चेंज मैम, इससे तो हमें डायनामिक एनवायरनमेंट की खुशबू आ रही है. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. द एनवायरनमेंट, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज so डायनामिक दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल चेंजेस, अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ऑर्गेनाइजिंग वो बेनिफिट देती है, वो फ़ायदा देती है कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया हो, जो आपने पॉलिसी बनाई हुई है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये एक प्रोसेस है. ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि साल के शुरुआत में होगी. थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन विल कंटिन्यू फॉरएवर एंड फॉरएवर. ठीक है, जब तक है जान, जब तक है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जान है तो जहान है, राइट. ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजिंग है भाई, बात खत्म. सो दिस फंक्शन, दिस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि अच्छा आपको इस तरीके से नहीं काम बन रहा है, इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग नहीं चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई बात नहीं, हम चेंज कर देते हैं, बात खत्म. फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेशन टू चेंज. ठीक है. सो इट हेल्प्स अस ने, एक लाइन आप यहाँ पे और लिख लो कि इट हेल्प्स टू अकोमोडेट द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट. accommodate the changes in business environment. ओके. हाँ, क्या होगा अब इससे, जब चेंजेस आएंगे तो चेंजेस को अडॉप्ट भी करना पड़ेगा, राइट. तो अडॉप्ट कर लेंगे तो जो उथल पुथल मची थी शायद वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से अफेक्ट कर देंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस बिगड़ जाए तो स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी. एंड इफ वी आर एबल टू अडैप्ट आवरसेल्व्स टू द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी स्टेबल हो सकती है. दिस विल ऑल्सो हेल्प अस इन स्मूथ ट्रांजिशन. चेंज आया है, चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चेंज के हिसाब से नई इम्प्लीमेंटेशन होएगी, एंड देन ऑल दिस इज रिफ्लेक्टिंग व्हाट, स्मूथ ट्रांजिशन. अगर पता ही नहीं होगा कि किसको क्या करना है, अब नया चेंज के अंडर किसको क्या करना है, देन द ट्रांजिशन विल नॉट बी स्मूथ. ओके, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट बेनिफिट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर रोल आ जाता है हमारे सीनियर्स का. ठीक है, सीनियर्स का रोल आ जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो वही कर रहे हैं ना, राइट. तो हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में हमने क्या करा है, हमने क्लियरली बता दिया है, ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये आपके टास्क रहेंगे, और इस जेडी से रिलेटेड, इस जॉब से रिलेटेड आपके ये एंसिलरी वर्क है, ये मेन वर्क है, ये एंसिलरी वर्क है, हमने ये बता दिया. अब जो इंसान वहाँ पे जॉब करने आया है उसे पता रहेगा ना कि उसे क्या करना है. नो कन्फ्यूजन, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. हम ये तो नहीं करेंगे कि अच्छा हमने मार्केटिंग की 4 एक्टिविटीज़ लिखी थी और हमने सेल की 4 एक्टिविटीज़ लिखी थी, 2 बंदे हायर करे थे, हमने ये मार्केटिंग की 2 एक्टिविटीज़ इससे करवा ली और सेल की 2 एक्टिविटीज़ इससे करा ली और बाकी सेल वाला मेन की 2 एक्टिविटीज़ से करा ली और बाकी नो, दिस डजंट हैपन. ठीक है. सो देयर शुड बी क्लैरिटी ऑन इन जॉब्स रहती है ऑर्गेनाइजिंग की वजह से. तो मार्केटिंग वाला सिर्फ मार्केटिंग की ही 4 एक्टिविटीज़ जो है वो करेगा. ही हैज़ नथिंग टू डू विद सेल्स. आई मीन ऑब्वियसली ही हैज़ समथिंग टू डू विद सेल्स, बट देन he is not responsible and accountable for that. The salesperson, the sales guy who's given that job is responsible for that. उसका जॉब है मार्केटिंग करने का. वो बोलेगा मेरे को सेल्स कर आकर मेरे से मत पूछो कि हाई सेल क्यों नहीं हो रही है. ठीक है. तो this will avoid confusion and duplication of work and there will be better clarity in the relationships. So ultimately उससे क्या होगा, effective administration होगा. ठीक है. हमारी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लिए इट विल बिकम ईजी टू मैनेज एवरीथिंग. ठीक है. मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज विल बिकम ईजी एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. आप लिख लो, यहाँ पे लिखना है तो मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज बिकम्स ईजी.
ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, तुम बस एक पॉइंट उड़ा दो, इसी क्वेश्चन से, इसी पॉइंट से क्वेश्चन आ गया तो चलो आओ। हाँ जी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल नाम से ही समझ आ रहा होगा, पर्सोनल की बात हो रही है, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनकी बात हो रही है, उनकी डेवलपमेंट की बात हो रही है, उनकी ग्रोथ की बात हो रही है। अब अगर ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं, हम डेलीगेशन कर रहे हैं। डेलीगेशन का मतलब एक सुपीरियर अपनी सेट ऑफ एक्टिविटीज़, अपनी सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसको सौंप रहा है, अपने सबऑर्डिनेट को सौंप रहा है। और सबऑर्डिनेट को कैसे सौंप सकता है, जब सबऑर्डिनेट पे उसे ट्रस्ट हो, जब सबऑर्डिनेट की कैपेबिलिटीज़ पे उसे विश्वास हो। अब इससे इसका तो क्या हो गया, इसको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, इसके जो छोटी मोटी रोज़मर्रा की चीज़ें थी वो इसने सबऑर्डिनेट को दे दी, तो अब क्या है, इसके पास और टाइम है। नाउ ही विल बी एबल टू थिंक अपॉन बेटर एंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस। सबऑर्डिनेट को कॉन्फिडेंस है कि वाह यार बॉस मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, एंड वो मेरी कैपेबिलिटीज़, मोर देन दैट वो मेरी कैपेबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, सो अब इससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट के पास जब डेलीगेट होकर अथॉरिटी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उसके अंदर इवोक होगी, देन डेफिनेटली इट विल हेल्प इन स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी इन द एम्प्लॉयज़। ठीक है, वो अपने तरीके से अपने एंड पे प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे, राइट वो अपने एंड पर चाहेंगे कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करके तो देखें कैसा हो रहा है, हम हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस फॉर श्योर। ठीक है, क्या होगा, फायदे देख लो, वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स तो रिड्यूस होगा ही होगा। दिस विल गिव देम द टाइम टू एक्सप्लोर अदर एरियाज और अदर इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस इन एवरीथिंग। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स के लिए हेल्प होगा दैट दे विल बी एबल टू डील विद द चैलेंजेस ऑन देयर ओन, एंड दिस विल हेल्प, एक और चीज़ में हेल्प होगी, जिस बंदे को आज हम इतनी मेहनत करके उस पर एफर्ट डाल रहे हैं, जिसको हम काम सिखा रहे हैं, जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी सौंप रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आगे जाकर लीडरशिप पोजीशन में आएगा। फिर जब हमें किसी लीडरशिप पोजीशन की ज़रूरत होगी तो ये बंदा फिट हो जाएगा ना, तब तक एक्सपीरियंस आ जाएगा, तब तक इसको उतना, राइट। तो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग अ रेजर्वॉयर ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल, राइट। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, इफेक्टिव डेलीगेशन से क्या होगा, वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स विल बी रिड्यूस एंड दे विल गेट टाइम टू एक्सप्लोर अदर इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस, एंड देन दे विल इट विल ऑल्सो हेल्प द सबऑर्डिनेट्स टू फेस द चैलेंजेस ऑन देयर ओन एंड टेक साउंड डिसीजंस। लास्ट पॉइंट है बच्चों, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ नाम से क्या समझ आ रहा है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ लाइक व्हाट? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ से मतलब है कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम डेलीगेशन प्रॉपर कर रहे हैं, हमारे सारे डिपार्टमेंट्स आपस में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली देयर विल बी अ सिस्टम फॉर एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हर चीज़ का सिस्टम होगा, देन आवर टीम विल बी एबल टू टेक ऑन मोर चैलेंजेस। हम उससे क्या करेंगे, मोर चैलेंजेस आ गए हैं, हमें नई चीज़ करनी है, हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई दिक्कत नहीं है, नए लोग हायर कर लेते हैं, नए लोग हायर करेंगे, एक और रेवेन्यू स्ट्रीम ऐड हो गई। फॉर एग्जांपल हम लोग जो है बिस्किट्स बनाते हैं, पहले हम सिर्फ नॉर्मल कुकीज़ वाले बिस्किट बनाते थे, अब हम सोच रहे हैं हम क्रीम वाले बिस्किट्स भी बनाएंगे, नया प्रोडक्ट लाइन ऐड हुआ है, नए प्रोडक्ट लाइन से रेवेन्यू ऐड होगा, नई टीम ऐड होगी, एक्सपेंशन, ग्रोथ। ठीक है, तो नॉट ओनली ग्रोथ इन द टर्म्स कि भाई एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, बट ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ सेल्स, राइट, एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट का कैप्चर करना। मार्केट आप देखो ना, कितने लोग टाटा सॉल्ट खरीदते होंगे, कितना कितना बढ़िया मार्केट शेयर है उनका, राइट। आपके पास बोस के, JBL के स्पीकर्स होंगे, राइट। अब तो सबके पास बोट के स्पीकर्स होते हैं, तो बोट ने कितना मार्केट शेयर खाया होगा बोस का, JBL का। पहले तो JBL ही चलता था हमारे टाइम पे जब हम स्कूल में होते थे, अब आजकल सभी लोग बोट खरीद रहे हैं, पहले कोई नहीं जानता था बोट को, राइट। तो आप इसमें 2-3 चीज़ें लिख सकते हो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में, दैट ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट इज लाइक ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज और कंपनी, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख लीजिए। फिर अगले में आप लिखिए कि what we will be able to we'll be able to deviate from the existing norms, यानी जो रोज़ की चीज़ें हो रही हैं हम उनमें से निकल जाएंगे क्योंकि हमारा सब सिस्टम सेट है, राइट। तो we'll be able to deviate from the existing norms and we'll be able to take up new challenges, deviate from
existing norms and take up new challenges, राइट। अगला है कि इससे क्या होगा, विल बी एबल टू ऐड मोर जॉब्स, विल बी एबल टू कवर मोर geographical areas, more right, more geographical territories, and all this will help to increase the customer base, the sales and the profit, ठीक है। expand to new geographical areas that will lead to increase customer base, more profits and more revenue and profits, ओके। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको मैच करना है, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पर ये है, और आपको देखना है कि ये कौन सा बेनिफिट है, ये कौन सा एडवांटेज है हमारे ऑर्गेनाइजिंग का। सबसे पहले सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स दैट रिड्यूसेस वर्कलोड एंड एनहांसेस प्रोडक्टिविटी। बताओ कौन सा है, पढ़ तो लो सारे ये साइड वाले, कौन सा है। अडेप्टेशन टू चेंज है, नहीं, अडेप्टेशन टू चेंज थोड़ी ना है। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब है जिससे वर्कलोड रिड्यूस होगा, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी और अल्टीमेटली स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन, इफेक्टिव एड में स्पेशलाइजेशन, यस। तो अभी तो ये देखा था हमने, देखो आओ ज़रा, यहाँ पे हमने देखा था, ये देखो सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब है जिससे वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा, एनहांस हो जाएगी प्रोडक्टिविटी एंड रेपिटेटिव परफॉर्मेंस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन कौन सा था, थर्ड था, तो 1 का आ जाएगा यहाँ पर थर्ड, ओके। नेक्स्ट है इफेक्टिव डेलीगेशन। वर्ड थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बट इफेक्टिव डेलीगेशन से हमारा क्या फ़ायदा होगा, आप सोच के देखो। इफेक्टिव डेलीगेशन से हमारा अल्टीमेट फोकस किसके ऊपर जा रहा है, सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। तो सबऑर्डिनेट्स वाला कौन सा पॉइंट था जिसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल था ना हमारा, राइट। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल ये तो हो चुका है ना, तो इसको हम टिक लगा देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल ये रहा, तो ये बेनिफिट इफेक्टिव डेलीगेशन से हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल होगा। सी पे है प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन सूटेबल मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैम यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डायनामिक एनवायरनमेंट है, चेंज की तरफ हम अडेप्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा सा कुछ आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। दिस मीन्स दैट दिस पॉइंट इज रिफ्लेक्टिंग द एडवांटेज दैट इज अडेप्टेशन टू चेंज। यस, अडेप्टेशन टू चेंज ढूंढते हैं, चलो कहाँ है, इफेक्टिव, क्लैरिटी इन वर्किंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये रहा जी अडेप्टेशन टू चेंज। तो ये कौन सा है, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, राइट। नेक्स्ट है हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप्स। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, मैम यहाँ पर अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप वाला सा कुछ आ रहा है ना, हाँ, अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप वाला आ रहा है, जिसमें हमें क्या था कि हमारा क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। पॉइंट ज़रा पढ़ो जाकर, जहाँ पर हमने अथॉरिटी के बारे में बात करी थी। हाँ ये रहा, ये देखो, इट हेल्प्स टू क्रिएट हायरार्किकल ऑर्डर, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप्स। तो ये कौन सा हो जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग, इसके ऊपर टिक लगा देते हैं, हाँ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप्स में ये हमारा आ जाएगा फिफ्थ, ये रहा फिफ्थ आ जाएगा ना, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रोवाइडिंग क्लियर डिस्क्रिप्शंस ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज़। अगर क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड ड्यूटी दे रखा है तो क्या फ़ायदा होगा उससे, मैम इससे हमें ये फ़ायदा होगा, अगर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैनेजमेंट को आसानी हो जाएगी सबको मैनेज करने में, इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करने में, बिकॉज एवरीबडी नोज कि उन्हें क्या करना है। एंड इफ वी लुक एट द पॉइंट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, providing clear description of jobs, this will lead to avoidance of confusion and duplication, and this will ultimately help in clarity in the working relationships. तो ये आ जाएगा हमारा providing clear description of jobs, ये हमारा कहाँ है, effective administration, point number 2, this is also done.
अगला है हमारा प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अगर हम प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स कर रहे हैं ताकि हमारा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड हो, तो ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ये देखो, प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स दैट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, दिस विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन एंड मिनिमम वेस्टेज ऑफ, यहाँ पे आप एक लाइन और लिख लो, एंड मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि उससे थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो ये है हमारा FF6, राइट, पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ, एंड ये भी हो गया। तो क्या है हमारा 3 4, यहाँ पे 3 4 1 5 2 6, ओके, राइट। ये है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आएगा क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ केओस, क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं है किसको क्या काम करना है तो कितना केओटिक सिचुएशन हो जाएगा ना वो, राइट। तो ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जहाँ पर हम ऑर्डर निकाल लेते हैं केओस में से। रिमूव्स द कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल, क्योंकि अगर दो बंदे एक ही काम कर रहे होंगे ना तो दोनों बंदे सोचेंगे मैं उससे बेहतर काम करके दिखाऊंगा, मैं उससे बेहतर काम करके दिखाऊंगा। कंपटीशन की भावना कब टॉक्सिसिटी में बदल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। सो इट विल रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट। आप लोग अपना काम करिए, वो अपना काम करेगा, दोनों के पास अपने अपने काम है, और आप अपने रिस्पेक्टिव मैनेजर्स को रिपोर्ट करिए, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। सो इट विल रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल over work or responsibility sharing, and last में it will create an environment that is suitable for teamwork, because there in that environment everybody knows उन्हें क्या काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, and आपस में कंपटीशन भी नहीं बढ़ेगा। कंपटीशन देखो, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, बट व्हेन इट बिकम्स टॉक्सिसिटी देन इट इज़ गोइंग टू हैम्पर द ऑर्गेनाइजेशन एट द मैक्स, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा एनवायरनमेंट करिए कि जहाँ पर लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएं बट टीम वर्क को भी सपोर्ट किया जाए, ठीक है, दैट्स इट। अब हम करेंगे अपना अगला टॉपिक जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जिसमें हम दो चीज़ें करने वाले हैं, क्या क्या, फंक्शनल एंड डिविजनल। आइए देखते हैं। तो बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता क्या है, आखिरकार ये भला क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमारे मैनेजरियल या फिर ऑपरेशनल या फिर सुपरवाइजरी टास्क, सभी तरीके के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, उसको हमने ना एक फ्रेमवर्क का नाम दे रखा है। अब दो फ्रेमवर्क्स हमें इसमें पढ़ने हैं, पहला फ्रेमवर्क है अपना फंक्शनल, और दूसरा जो है वो आपका डिविजनल स्ट्रक्चर है, राइट। अब नाम से शायद आपको उतना समझ ना आए, तो भी हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता जाता है ना, वैसे वैसे हमें नीड फील होती है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तब जाकर हमें नीड फील होती है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि एक फ्रेमवर्क है कि किस तरीके से हमें अपने मैनेजरियल टास्क, ऑपरेशनल टास्क, सुपरवाइजरी टास्क हमें बांटने हैं, वो कौन सा फ्रेमवर्क है, वो कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है विद इन विच द मैनेजरियल ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। अब क्या होते हैं बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होने के, और क्यों होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। ये स्पेसिफाई कर देता है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल कि उनका उनके सबऑर्डिनेट से या फिर उनके सुपीरियर से कैसा रिलेशनशिप रहने वाला है, और क्या रिसोर्सेज वो यूज़ कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज वो एक्सेस कर सकते हैं। जो सारे एक्सेस मैनेजर के पास होंगे, हो सकता है वो सारे एक्सेस उसके सबऑर्डिनेट के पास ना हो, और ये ऑब्वियस भी है। जो सेल का डेटा, जिस डीप लेवल का MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिस डीप लेवल की रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट जो मैनेजर के पास होगी वो सबऑर्डिनेट के पास नहीं हो सकती, क्योंकि सारे एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग वो उसके पास है, तो वो डेटा उसके पास होना चाहिए। डेटा की भी सिक्योरिटी हो सकती है, राइट। अब ये क्या है, ये अलाउ करता है कोर रिलेशन। कोर रिलेशन का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, यानी आपस में रिलेटेड होती हैं, कोर रिलेशन अलाउ करता है। एंड देन it also allows coordination among what, the human resources, the human efforts, obviously the physical and the financial resources that are available
फिजिकल रिसोर्सेज के सेंस में क्या हो सकता है, हमारे फॉर एग्जांपल कोई कोर्स हो गया, कोई ट्रेनिंग मटेरियल हो गया, या फिर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो रॉ मटेरियल हो गया। एंड देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑब्वियसली मनी, वो पैसा कहाँ यूटिलाइज करना है, कौन सी मशीनरी खरीदनी है, या फिर अगर हम सर्विस सेक्टर में हैं तो हमें कौन सी सर्विस लेनी है, हमें कैसे अपने कस्टमर को और अच्छी सर्विस दे सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो सभी चीज़ें। ठीक है, सो इट अलाउज व्हाट, इट अलाउज कोरिलेशन, it allows correlation and coordination, coordination among human, physical and the financial resources। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हमारी सारी चीज़ों का सेट है हिसाब किताब, हमारा स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा, सबको पता रहेगा किसको किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, किसको किससे रिपोर्ट करना है और किससे परमिशन लेनी है। ठीक है, एंड देन दिस विल अलाउ अस टू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस। राइट, अब एक इम्पॉर्टेंट और छोटी सी चीज़ है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है उससे, और बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करके जाते हैं, तो जब अटक जाता है तो फिर दिमाग घूम जाता है। द टॉपिक इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आखिरकार क्या बला है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये लाइन पढ़ो यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लेकिन ये शेप देता है ऑर्गेनाइजेशन को, स्ट्रक्चर को, लेकिन आखिरकार ये खुद में है क्या? ये तो ये बेसिकली इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ध्यान से सुनना, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट वन सुपीरियर, दैट वन मैनेजर कैन इफेक्टिवली मैनेज। ध्यान से सुनो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन सुपीरियर, बाय अ सुपीरियर, जो भी आप लिखना चाहो। तो यहां पे सबसे पहले नंबर of subordinates that can be effectively managed by a superior। ठीक है, ये होता है आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ दिस गिव्स राइज टू द स्ट्रक्चर। अब वो कैसे होगा अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बट फिलहाल एक लाइन आप इंपॉर्टेंट और दूसरी देखिए, इट इज ओनली दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच डू नॉट focus on growth can maintain a particular structure for a long period of time। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ पर फोकस नहीं करती हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन एक टाइप के स्ट्रक्चर पर चलती जा सकती हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कन्वर्सली जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ पर फोकस करती हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज होगा विद टाइम, क्योंकि चीज़ें अब सेम नहीं हैं। अगर आपके 5 साल पहले भी वही 7 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और आज भी वही 7 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होगा डेफिनेटली। लाइक एक ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आप काम चला सकते हो, एंड देन इससे तो ये भी पता चल रहा है ना कि ग्रोथ भी तो नहीं है उतनी। ठीक है, सो it is only the enterprise that which do not focus on growth that can maintain a particular structure for a long period of time। बाकी जो ग्रोथ पे फोकस करती हैं उनका डिफरेंट हिसाब किताब रहता है। एक लाइन जो है पीटर ड्रकर ने बोली थी, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। लाइन है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसिबल मीन्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन indispensable means, and the wrong structure will impair the business and even destroy it। हाँ जी, कौन है इसके लिखेता? लिखेता, इज दैट इवन अ वर्ड? रचयिता नहीं, रचयिता लाइक लेखक, पीटर ड्रकर, स्पेलिंग आर है ये, ठीक है, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक इंडिस्पेंसिबल मीन्स है। यानी इंडिस्पेंसिबल का मतलब जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो। ऑक्सीजन ह्यूमंस के लिए इंडिस्पेंसिबल है, तो इंडिस्पेंसिबल मीन्स है। एंड द वे एंड द रॉन्ग स्ट्रक्चर, अगर आपका रॉन्ग स्ट्रक्चर है देन इट विल नॉट ओनली इम्पेयर योर बिजनेस बट इट विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय इट। राइट, तो कभी अगर पूछें कि ये लाइन बताइए किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पीटर ड्रकर ने लिखी है। 2 स्ट्रक्चर की बात मैं आपसे कर रही थी। पहला स्ट्रक्चर है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर।
आओ फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा दिखता है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ऊपर है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हायरिंग का काम देखते हैं, किसको हायर करना है, किसको फायर करना है, किसका परफॉर्मेंस के लिए उसको इम्प्रूवमेंट प्लान में डालना है, किसको कितना इंसेंटिव देना है, किसको कितना बोनस देना है। मार्केटिंग वाले ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होएगी, हमें किस तरीके से नई नई मार्केटिंग टेक्निक्स लगानी चाहिए कि हमारा कस्टमर को या फिर हमारी टारगेटेड ऑडियंस को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनका काम है सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, ये देखना कि क्या चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे लॉन्ग रन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। और परचेज रॉ मटेरियल करना, चाहे सर्विस हो चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा सेंसिबल रहता है परचेजिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि उन्हें प्रॉपर इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन करना रहता है, राइट। तो ये था आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। आपने ध्यान दिया यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट फंक्शन, डिपार्टमेंट और फंक्शन बोला मैंने। ये फंक्शन का मतलब है कि मार्केटिंग एक फंक्शन है, उसके बेसिस पे हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया है। वैसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक फंक्शन है, उसके बेसिस पे हमने क्या बना दिया है, एक डिपार्टमेंट बना दिया है। ह्यूमन रिसोर्सेज, परचेज, सेल, ऐसे ऐसे करके, इन्वेंट्री, कुछ भी। फंक्शनल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, वो फंक्शन है और इस फंक्शन से रिलेटेड सभी सिमिलर एक्टिविटीज़ को हमने इसके अंदर ग्रुप कर दिया है, एंड दिस ग्रुपिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, डिपार्टमेंटलाइजेशन माय फ्रेंड्स। ऑल राइट, मैं आपको अब डिविजनल स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, फिर हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये रहा आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत हमें तब होती है जब हमारी कंपनी के पास, हमारी एंटिटी के पास, एंटरप्राइज के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हिमालय का फेस वॉश, हिमालय का बेबी केयर वाला सेक्शन, हिमालय के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान लीवर है, हिंदुस्तान लीवर के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं, रुको। HUL के डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक बार मैं आपको बताती हूँ। HUL के FMCG के देखते हैं, FMCG प्रोडक्ट्स। हाँ, डव है, लाइफ बॉय है, ठीक है, हमाम, लिरिल, रेक्सोना, सर्फ एक्सेल, व्हील। अब ये डिफरेंट मतलब ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन जो कंपनी करना चाहती है, ये डिविजनल स्ट्रक्चर वहाँ पर आता है। क्योंकि जिस तरीके से हमें डव को मार्केट करना है, जिस तरीके से हमें डव के लिए हायरिंग करनी है, वो हमारा सेम सर्फ एक्सेल के लिए तो नहीं चलेगा ना, व्हील के लिए तो नहीं चलेगा, राइट। सो यहाँ पर हम प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं और प्रोडक्ट के अंडर हम बना लेते हैं डिफरेंट फंक्शंस। अगेन, पहले हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट के बेसिस पर, और प्रोडक्ट के नीचे हमारे फंक्शंस आ जाएंगे, और फंक्शनल में हम फंक्शन के बेसिस पे ही डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने प्रोडक्ट लाइन बना दी है, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, गारमेंट्स हो गया, फुटवेयर हो गया, स्किन केयर हो गया। गारमेंट्स के अंडर आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का एक फंक्शन है, मार्केटिंग का फंक्शन है, R&D एंड परचेजिंग का एक फंक्शन है, ठीक है जी। तो ये बस एग्जैक्ट यहीं पे भी इस तरीके से मतलब एरोज और लगानी थी, जिसमें हम यही बताना चाह रहे थे, एंड देन इसके नीचे ये, तो आप समझ गए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच का डिफरेंस हमें लिखना है। डिफरेंस से ही आपको दोनों की डेफिनेशन समझ आ जाएंगी बहुत आसानी से। आइए, फॉर्मेशन, मैंने आपको क्या बोला था, द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन फंक्शंस, एंड दिस वन इज बेस्ड ऑन व्हाट, प्रोडक्ट लाइन्स। Product lines, and then further supported by functions, functions को मैं FN लिख रही हूँ, पर आप पूरा लिखिएगा। सेकंड, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है, अरे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है। जो फंक्शन में जो काम करेगा वही स्पेशलाइजेशन डेवलप होगी ना। मार्केटिंग में या फंक्शन में आपको डाला है, आपको मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। हमें मार्केटिंग फंक्शन की शायद उतनी नॉलेज नहीं होगी, लेकिन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केटिंग कैसे करनी है, हायरिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हमें पता है, स्पेशलाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कहाँ पर आसान है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पर ईजी है। यहाँ पर ईजी क्यों है, यहाँ पर ईजी इसलिए है कि हम प्रोडक्ट के बेसिस पर हम उसकी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट में अगर काम नहीं हुआ, प्रोडक्ट की सेल डिक्लाइन हो रही है,
प्रोडक्ट स्टैग्नेंट हो गया है, कोई इनोवेशन नहीं आ रहा, प्रोडक्ट के गंदे रिव्यूज आ रहे हैं, हमें पता चल जाएगा हमें कहाँ कांटेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर इस वाले फंक्शन में, फंक्शनल स्ट्रक्चर में, वी कैन नॉट पिन पॉइंट कि कहाँ पे गलती हुई है। सेल डिक्लाइन हो रही है, देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, देयर कुड बी मल्टीपल, नया कॉम्पिटिटर आ गया, हमारा शेयर खा गया मार्केट का, या फिर हमारे प्रोडक्ट्स में गलती हो सकती है, हमारा क्वालिटी चेक अच्छे से नहीं हो रहा है, राइट या फिर हमारा जो रॉ मटेरियल पहले जो सप्लायर था वो अच्छा सप्लायर था, हमने सप्लायर चेंज करा तो रॉ मटेरियल गंदा दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट गंदा बढ़ रहा है, अल्टीमेटली हमारी सेल डिक्लाइन हो रही है, कस्टमर्स आर नॉट लाइकिंग दिस न्यू प्रोडक्ट। इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर पिन पॉइंट करना आसान है। आपके प्रोडक्ट की सेल डिक्लाइन हो रही है, आपके डव की सेल डिक्लाइन हो रही है, बताइए क्यों डिक्लाइन हो रही है, वो बताएंगे क्यों डिक्लाइन हो रही है, उन्हें पता है। हम सिर्फ इनके पास जाके बोलेंगे डव वालों तुम्हारा प्रोडक्ट का डिक्लाइन हो रहा है, बताओ क्यों हो रहा है, बात खत्म। अब मैनेजरियल डेवलपमेंट यहाँ पर डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली हर कोई रिपोर्ट किसको कर रहा है, एमडी को रिपोर्ट कर रहा है ना, यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको हर चीज़ के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो वो फ्रीडम के साथ वो काम नहीं कर पाएंगे। हर बार जो है हर चीज़ का अप्रूवल लगेगा, टाइम लगेगा, एंड देन अल्टीमेटली उतना ग्रोथ, मतलब जो एक मैनेजरियल लेवल पे डेवलपमेंट कि हाँ मैं सोलली खुद चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ, मैं सोलली चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, वो नहीं हो पाएगा। हाउएवर हियर इट इज़ ईजी बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी इज़ प्रोवाइडेड टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन, जहाँ पर वो मल्टीपल फंक्शंस कर रहे हैं और वो बंदा मतलब सारी चीज़ों का ध्यान कर रहा है। जो उस प्रोडक्ट लाइन का हेड है वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, वो HR का भी देख रहा होगा, वो R&D का भी देख रहा होगा, वो सारी चीज़ें देख रहा होगा, राइट। सो इट इज ईजियर टू गेट मैनेजरियल डेवलपमेंट इन द डिविजनल डिपार्टमेंट। अगला है आपका कॉस्ट। अब यहाँ पर देखो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से हम डव का और लिरिल का हायरिंग करते हैं, दोनों का सेम करते हैं, लेकिन फिर भी हमने प्रोडक्ट लाइन का हेड बना रखा है उसके अलग अलग से, क्योंकि हम डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इसीलिए जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड अल्टीमेटली आपको ऑब्वियसली प्रोडक्ट लाइन है, उसके अंदर काम करने के लिए आपको HR भी अलग चाहिए रहेगा, आपको R&D वाला बंदा भी अलग चाहिए रहेगा, आपको स्टॉक वाला बंदा भी अलग चाहिए रहेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स इज अ लॉट एंड दैट इज वाई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा एंड हेंस दिस इज वेरी कॉस्टली। हाउएवर यहाँ पर फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड, हेंस दिस इज इकोनॉमिकल, राइट। अगला है कोऑर्डिनेशन कहाँ पर डिफिकल्ट हो सकता है और कहाँ पर, ये एक बस हमारा प्रोडक्ट बेस्ड है, राइट, प्रोडक्ट बेस है। तो यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो इजी होगा, बिकॉज जो फंक्शंस उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में इंटीग्रेटेड है। अरे अच्छा ये जो है मुझे ये पूछना है डव का लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट क्या, जाओ डव डिपार्टमेंट में जाकर पूछ कर आ जाओ, हमसे मत पूछो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी आपको जानना है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट बिकॉज हर डिपार्टमेंट में देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर। HR में भी एक बंदा थोड़ी ना, अगर बड़ी कंपनी है HR के कोई हेड होगा, कोई एसोसिएट HR होगा, कोई फिर एग्जीक्यूटिव HR होगा, फिर उसके अंदर कोई ट्रेनी होंगे, फिर इंटर्न होंगे, और कुछ हमने एजेंसीज के साथ रखा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट रखा है, फिर उनसे भी डील करो। सो हियर इट इज़ डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट बिकॉज अ लॉट ऑफ अगर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो इम्पॉसिबल ही मान के चलो। मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए डिफ़िकल्ट है आपका दिस फंक्शनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन करना, ओके, राइट। ये था आपका बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक। अब यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये बेटा आपके होमवर्क हैं, राइट। तो ये आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप बस रीडिंग कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं आपको चलो फंक्शनल के एडवांटेजेस करवा देती हूँ। देखो फंक्शनल का सबसे पहला एडवांटेज यही है, स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाएगी। एक फंक्शन को रिपीटेडली बार बार करेंगे तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से हो सकता है यहाँ पर, अगर कम मतलब छोटी कंपनी है तो। अगर हमने मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो डेफिनेटली जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होगा। फिर उसके बाद मैनेजरियल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज
बार बार अगर आप सेम चीज़ें कर रहे हो, उससे क्या है, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड देन अल्टीमेटली प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, तो इट इज़ लोअर कॉस्ट, दिस इज़ इकोनॉमिकल, एंड देन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ ईजियर, कि आपने एक साथ जो है लॉट हायर करा है, बिकॉज इतने सारे लोग किसी का रिटायरमेंट पास आ गया, किसी ने रेजिग्नेशन डाल दिया, देन यू कैन हायर लाइक 10 लोग एक साथ हायर कर लिए, 10 लोग एक साथ हायर कर लिए, उनकी ट्रेनिंग कर ली, बिकॉज आप एक पिन पॉइंट करके आप स्किल, कौन सा स्किल हमें उन्हें देना है, कौन सा स्किल हमें उन्हें सिखाना है उस ट्रेनिंग में, वो हमें पता है। एंड देन इससे ये भी होता है कि हर फंक्शन को हमारा ड्यू अटेंशन मिलता है, बिकॉज उसमें उन लोगों का, HR वालों का यही काम है कि बस HR का काम देखें, वो मार्केटिंग में नहीं घुसेंगे, फिर वो ये नहीं देखेंगे अच्छा जी ये वाला प्रोडक्ट की मार्केटिंग पता है ऐसे हो सकते है, अरे आप अपना काम करिए, ठीक है। चलिए, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, कि डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि लोग अपने फंक्शनल एम्पायर्स क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जो लीड होता है फंक्शन, उस फंक्शन पर्टिकुलर का जो हेड होता है, लीड होता है, वो बस अपनी चलाने के लिए, लाइक दे फॉरगेट अबाउट दी ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स इन दैट केस, ठीक है। एंड देन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कोऑर्डिनेशन में, क्यों आ सकती हैं, कि डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन करना है तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, कभी कोई अवेलेबल नहीं है, कभी कोई अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, मार्केटिंग वाले जो है सेल वालों से बड़ा चिढ़ते हैं, यूजुअली मैंने देखा है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, 2 और मोर डिपार्टमेंट्स जो है कंपैटिबल नहीं हो सकते, राइट। उसके बाद इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड नैरो पर्सपेक्टिव हो सकता है, क्योंकि लोग जो हैं अपने स्पेसिफिक स्किल्स उन्होंने एक्वायर करे हैं और वो उसी अलॉन्ग द सेम लाइन्स ही वो सोचते हैं, वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फिर सोचना चाहते नहीं हैं, नैरो पर्सपेक्टिव डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली दिस ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड नैरो पर्सपेक्टिव, ठीक है, राइट। अब आप जो है अगले वाले जो डिविजनल स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स और डीमेरिट्स हैं या फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो आप रीड कर लीजिए ऊपर से एक बार, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव विद अस इज डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है जी, मैंने आपको बताया था, डेलीगेशन का मतलब है अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर करना अपने सबऑर्डिनेट को। एक सुपीरियर है और उसका एक सबऑर्डिनेट है, वो क्या कर रहा है, वो अपनी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए दैट डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर। कहाँ से चल कर आ रही है, ये हमारा सुपीरियर है, ये हमारा सबऑर्डिनेट है, तो ये हमारा टॉप लेवल पे है, ये मिडिल लेवल पे है मान लीजिए, तो यहाँ से ऊपर से फ्लो होकर आ रही है, तो डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट, ठीक है जी। अगला है अब इसका डेलीगेशन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। 2 प्राइमरी फ़ायदे हो सकते हैं। पहला आप सोच के बताइए सुपीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट सुपीरियर विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हिज प्लेट, देन ही विल बी एबल टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस, राइट। क्या करेगा, इट इनेबल्स द मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज, राइट। और अगर हम सबऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबऑर्डिनेट को क्या है, एक रिकग्निशन मिलेगा कि मेरा बॉस मुझे ट्रस्ट करता है, मेरे बॉस ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे अच्छे से काम करना है, अपने आप को प्रूव करना है। सो दिस विल सेटिस्फाई द सबऑर्डिनेट्स नीड फॉर रिकग्निशन, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग देम द अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव्स, ठीक है, by providing them opportunities to develop and exercise initiatives। और उनके अंदर जब ये रहेगा कि मुझे प्रूव करना है, then they will also find out new ways to do things, ठीक है। तो वो इनिशिएटिव लेने की चीज़ जो है वो डेवलप हो जाएगी हमारे किसमें, सबऑर्डिनेट्स में, राइट। अब ये जो है देखने वाले की बात है कि यार डेलीगेशन का मतलब ये है कि क्या मुझे अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल गया। अगर मैं सुपीरियर हूँ और मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर दी है कि सुषमा तुम ये काम कर लो, राइट, क्या इसका मतलब ये है कि मैं बस ऊपर विष्णु भगवान की तरफ बैठ जाऊँ और मेरे को कोई काम ना करना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता काम हो रहा है नहीं हो रहा, भाड़ में जाओ, ऐसा नहीं है। दैट इज नॉट व्हाट डेलीगेशन इज। डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है, एब्डिकेशन का मतलब होता है त्याग देना, मतलब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यागी नहीं है, बस डेलीगेट करी है, बस सौंपी है किसी और को,
right? So delegation does not mean त्यागना, does not mean abdication. The manager shall still be accountable. Manager ही क्या रहेगा? अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क असाइन. जो काम उसने अपने सबॉर्डिनेट को दिया है वो मेक श्योर करना कि वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो किसकी जिम्मेदारी है, वो मैनेजर की ही जिम्मेदारी है. ठीक है जी. एक दो डेफिनेशंस और पढ़ लेते हैं. डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है डेलीगेशन इज द एनट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस. 3 वर्ड आ गए हमारे यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तीनों वर्ड्स का मतलब हम अलग से डिफरेंट पूरा अच्छे से देखेंगे. मेरे कहने का मतलब ये है. दूसरी डेफिनेशन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन अ प्रेस्क्राइब लिमिट्स. यानी हमने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दी है लेकिन हमने उसे एकदम अल्टीमेट पावर नहीं दी है कि तू मेरे को रिप्लेस कर दे भाई, राइट? हमने क्या किया है, हमने डेलीगेशन जो करी है अथॉरिटी की उसमें हमने बस दिया है कि आप ये काम करिए और इन स्पेसिफाइड लिमिट्स के अंदर परफॉर्म करिए. मैं आपको ये पावर नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरे से पूछे बिना सारे काम कर दें, राइट? सो दे हैव डेलीगेटेड अथॉरिटी, लाइक अथॉरिटी करी है बट ऑपरेट करना उनको प्रिस्क्राइब लिमिट्स में ही. लास्ट डेफिनेशन कि भाई डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर मैनेजर फॉलो करता है कौन सा रूल जिसमें वो वर्क डिवाइड कर लेता है एंड असाइन टू हिम सो दैट ही कैन परफॉर्म द पार्ट विच ओनली ही एंड ही कैन परफॉर्म, क्योंकि उसकी यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लेसमेंट है, कैन परफॉर्म इफेक्टिवली सो दैट ही कैन गेट अदर्स टू हेल्प विद व्हाट रिमेन्स. और बाकी जो बच जाएगा, कुछ ऐसे काम है जो भाई सिर्फ मैनेजर ही कर सकता है, मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है उसके लिए, लेकिन बाकी सब कामों के लिए वो किसकी हेल्प ले सकता है, ही कैन गेट अदर्स टू डू दैट वर्क वॉट एवर रिमेन्स. ओके, 3 चीज़ें मैंने आपको बोला था, हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. सबसे इंपॉर्टेंट है अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी ही जो है आपका बाकी डेवलप करेगी, राइट? बाकी चीज़ें जो है समझाएगी आपको. सबसे पहले मीनिंग सबसे पहले पता होना चाहिए. अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू कमांड. क्या होता है? राइट टू कमांड. लिखते चलो, हाथ नहीं रुकने चाहिए. हाथ तभी रुकने चाहिए जब मैं कुछ समझा रही हूँ और बहुत ज़रूरी चीज़ समझा रही हूँ. राइट टू कमांड. और वैसे आप इसके अलावा जो मैं लिखवा रही हूँ उसके अलावा भी आप कुछ लिखना चाहते हैं, यू हैव फ्रीडम, प्लीज गो हैड, डू नॉट हेजिटेट. राइट टू कमांड. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन, आपकी जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क. अगर मैंने आपको अथॉरिटी दी है तो आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि वो काम आपको करना है, ठीक है? obligation to perform an assigned task. ठीक है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी. मतलब अल्टीमेटली हमने यहाँ पे क्या बोला था, मैनेजर अकाउंटेबल रहेगा, यानी उसका उत्तरदायी, हिंदी में अगर समझाऊं तो उसका उत्तरदायी वही उसी के पास रहेगा. काम तुमने, ठीक है, तुमने तुम्हारा काम था, तुमने किसी और को दे दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी काम कराओ. काम हुआ है कि नहीं हुआ ये हम तुमसे पूछेंगे, और नहीं हुआ तो तुम सुनोगे मैनेजर, ठीक है? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलेगी मैनेजर को, उसके नीचे जो होंगे मैनेजर, उससे बोलेगी तुमने काम नहीं करवाया, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए. आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ असाइन्ड टास्क. ठीक है? आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ असाइन टास्क. डेलीगेशन. अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं क्या? जी हाँ. अरे कहाँ भाग रहे हो तुम? यस, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड. रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हो सकती है क्या? नो, अ बिग नो. दिस कैनॉट बी डेलीगेटेड एंटायरली. मतलब थोड़ी बहुत कर सकते हो आप, एंटायरली नहीं हो सकती है, ठीक है? और अकाउंटेबिलिटी, तौबा तौबा, शिव 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 शिव, कैसी बातें कर रहे हो? अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं डेलीगेट हो सकती है, एट ऑल कैनॉट बी डेलीगेटेड, ठीक है? तो डेलीगेशन जो है क्या हो सकती है, अथॉरिटी क्या है, वो डेलीगेट की जा सकती है, ठीक है, मैं आपको पावर देता हूँ, आप ये काम करवा दीजिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी हो सकती है, क्योंकि जैसे उसके पास अथॉरिटी आएगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो शेयर हो जाएगी ना, इट्स अ शेयर थिंग.
कि मैंने तुम्हें काम बोला था, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें करवाना चाहिए था, मैंने तुम्हें अथॉरिटी भी दे दी थी, तो उसको भी होगा कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे काम करना है, ठीक है। बट हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं हो सकती डेलीगेट एट ऑल, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। द मैनेजर विल अल्टीमेटली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑरिजिन यानी ये निकलता कहाँ से, अथॉरिटी आती कहाँ से है? अथॉरिटी आती है फॉर्मल पोजीशन से। मैनेजर लेवल पे कोई बंदा है तो उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, तो इट अराइजेज, वो अथॉरिटी जो डेलीगेट की जा सकती है वो अराइज होती है फॉर्मल पोजीशन से। इट अराइजेज फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन, ठीक है। और हमारी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ से अराइज होती है? वो अराइज होती है डेलीगेटेड अथॉरिटी से। और हमारी अकाउंटेबिलिटी कहाँ से अराइज होती है? वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है। तो ये यहाँ से आती है और ये यहाँ से आती है, ठीक है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अथॉरिटी से और अकाउंटेबिलिटी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अराइजेज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लो कैसा रहता है? अथॉरिटी, ये तो तुम्हें आता होना चाहिए, ओके। हम बात कर रहे हैं अथॉरिटी की। अथॉरिटी कहाँ से फ्लो होती है? मैम अथॉरिटी ना सुपीरियर देता है सबऑर्डिनेट को, तो सुपीरियर दे रहा है यानी ऊपर से नीचे आ रही है तो डाउनवर्ड हो रही है, डाउनवर्ड फ्लो है। कहाँ से जा रही है? सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखिए हमने जिसको दी है तो वो उसकी जिम्मेदारी है हमको बताना, राइट। और हम मैनेजर लेवल पे हैं तो हमसे ऊपर जो होगा हमारी जिम्मेदारी है हम उनको बताएं। तो ये ना मैम अपवर्ड फ्लो कर रही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस फ्लोज अपवर्ड, ठीक है। लास्ट में आपका क्या आ जाता है? अकाउंटेबिलिटी भी देखा जाए तो कायदे से आंसरेबिलिटी है ना अकाउंटेबिलिटी, तो हम अपने सबऑर्डिनेट की तरफ तो आंसरेबल है नहीं, राइट। हम तो अपने ऊपर वालों की तरफ ही आंसरेबल हो सकते हैं ना, तो ये भी मैम अपवर्ड फ्लो करता है। बिल्कुल सही बात है, लॉजिक लगा रहे हो बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये भी क्या है? अपवर्ड फ्लो करता है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम की जाती है, ली जाती है, आ जाती है। मेरे को किसी ने काम दिया है तो मेरे को बड़ा सोच समझ के दिया होगा ना यार उस बंदे ने काम, तो मेरे को लगता है यार मेरे को बस अप्लाई, आई हैव टू डू द वर्क, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अज्यूम की जाती है और अकाउंटेबिलिटी इम्पोज की जाती है, अथॉरिटी है तुम्हारे पास, रिस्पॉन्सिबल हो तुम, अकाउंटेबल हो तुम, नहीं करोगे ये मतलब इम्पोज करना कि पूछना भाई क्यों नहीं हुआ, लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू टेल मी कि तुमने काम किया कि नहीं किया, यू हैव टू रिपोर्ट इट टू मी, टू द सीनियर, ओके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहाँ से डिराइव होती है? अथॉरिटी से, और अकाउंटेबिलिटी कहाँ से डिराइव होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। लास्ट के पार्टिंग वर्ड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इसके बाद हम करेंगे मैनेजमेंट नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के हमने 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स, बता लो जो बोलना आपको बोलो, वो हमने देख लिए हैं। और इसमें से क्वेश्चन टपकता है, आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आने की भरपूर आशंका है मुझे, भरपूर होप है मुझे, राइट। अगला टॉपिक है जी इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो डेलीगेशन आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम इसके हेडिंग पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखिए इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैम क्या है मैम ये इफेक्टिव कहीं पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, अभी हमने करा था ना थोड़ा टाइम पहले ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस देख रहे थे जब हम, कहीं पे इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाती है, कहीं पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाती है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मैम अभी आपने पर्सनल डेवलपमेंट कराया था, अब आप एम्प्लॉय डेवलपमेंट करवा रहे हो, मैम क्या कर रहे हो आप, अरे रुक जाओ ना, काइंड ऑफ सिमिलर ही है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्लीज़ गाना मत गाओ, बहुत ही बेसुरा गाते हो आप, ठीक है फाइन। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, मैम अभी भी हमने वहाँ पे देखा था कि ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है देखो तुम्हारे चक्कर में स्पेलिंग गलत हो रही है, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मुझे कितने सवाल पूछ के, अब बोल रहे हो समझाऊंगी, रुक जाओ।
फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। एंड देन इट हेल्प्स टू फॉर्म द बेसिस फॉर मैनेजमेंट हायरार्की। बेसिस मैम कहीं ना कहीं ये उसी से सिमिलर है ना जो हमने करा था, अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यस, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। लास्ट का है बेटर कोऑर्डिनेशन। देखो बच्चों, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया है कि कहीं ना कहीं इसके जो इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स है वो मैच कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग से, बट हमें फ्लेवर डालना है इसमें डेलीगेशन का। कौन कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है हमारा? मैम कायदे से देखा जाए तो इनडायरेक्टली सारे कर रहे हैं, बट डायरेक्ट अगर हम देखें तो मेरा बच्चा ये वाला तो मैच कर ही रहा है, ये वाला भी मैच कर ही रहा है, ठीक है, ये वाला भी मैच कर ही रहा है, एंड बेटर कोऑर्डिनेशन भी मैच कर ही रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पर हमने क्या था, ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्टेक्स्ट में सीखा था। अब हमें फ्लेवर डालना है इसमें, डेलीगेशन का फ्लेवर डाल देना है। आओ डेलीगेशन का फ्लेवर डाल के देखते हैं कि क्या बनेगा। सबसे पहले इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात करते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट में हम क्या करना चाहते हैं कि हम सब लोग, जब क्लैरिटी होगी सब लोगों को किसको क्या काम करना है, उससे क्या होगा, वो सेम काम बार बार रिपीट करेंगे, अपना काम एफिशिएंटली कर पाएंगे, राइट। दे विल बी एबल टू डू देयर वर्क एफिशिएंटली, एंड the top management, they will get more time to concentrate on important things or high priority things, right? They will get time to concentrate on important matters या फिर things, राइट। तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाएगी, राइट। जहाँ पर सुपीरियर को भी अच्छा लग रहा है काम करने में, वो ही इज एबल टू फोकस ऑन डिफरेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबऑर्डिनेट को भी अच्छा लग रहा है बिकॉज ही इज गेटिंग द चांस टू टेक द चैलेंज, राइट। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट, अरे कितना प्यारा पॉइंट है, पर्सनल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। वहाँ पर भी हमने डेलीगेशन का पॉइंट उठाया था। डेलीगेशन का पॉइंट जब वहाँ पर आया था तब आपने ये नहीं सोचा था कि ये वाला पॉइंट डेलीगेशन में भी तो आ सकता है उसके इंपॉर्टेंस में। याद करो, दिखाऊं तुम्हें, रुक जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जरा टॉपिक खोलते हैं। ये देखो, ये हमने यहाँ पर देखा था, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। पर्सोनल डेवलपमेंट, ये रहा डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, और हमने यहाँ पे क्या बात करा था, इफेक्टिव डेलीगेशन के बारे में। जब ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में इफेक्टिव डेलीगेशन की बात कर सकते हैं, तो हम वहाँ क्यों नहीं कर सकते डेलीगेशन में इंपॉर्टेंस के पॉइंट में? बताओ ज़रा मुझे, कहाँ गलत हूँ मैं, कहाँ गलत है एनसीईआरटी, ठीक है। तो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट में द एम्प्लॉयज विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, दे विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट, एंड दिस विल हेल्प देम टू ऑल्सो गिव राइज टू द लेटेंट एबिलिटीज। यानी वो एबिलिटीज जो उन्हें शायद पता नहीं था उनमें एग्जिस्ट करते हैं, बट देन व्हेन दे गॉट अ चांस टू टेक दैट चैलेंज अप, दे रियलाइज दैट दिस पर्टिकुलर एबिलिटी एग्जिस्ट इन देम, ठीक है। कोई पैदा तो होता नहीं है लीडर बन के, है ना, लेकिन जब उसको मौका दिया जाता है तो उसे लगता है यार मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आई कैन लीड अ टीम, राइट। And it helps to develop the skills to perform the complex task, to perform complex task। अगर अब वो एक्चुअली में कायदे से आप देखो तो पर्सनल क्या कर रहा है, जो सबऑर्डिनेट है वो क्या कर रहा है, वो काम तो वो कर रहा है ना जो मैनेजर का था, यानी वो ऑलरेडी एक लेवल उठ चुका है। तो टास्क टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम होती है, ये अभी हमने देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच विल इम्प्रूव देयर करियर के प्रॉस्पेक्ट्स। अब वो मैनेजर लेवल का काम कर रहा है तो उसे पता है ना कि अब उसके लिए नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट उसकी ग्रोथ किस लेवल तक हो सकती है, करियर प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। अगला है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मोटिवेशन जाहिर सी बात है यार, लाइक दिस इज सो मच कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड नहीं है। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट, करियर जब उसका क्लियर है, क्या होगा अल्टीमेटली, इट विल हेल्प इन डेवलपिंग द टैलेंट्स, हेल्प इन डेवलपिंग द टैलेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। हम क्या कर रहे हैं इफेक्टिव डेलीगेशन की वजह से, ठीक है। और जब वो खुद से सारी चीज़ें करेंगे, जब वो रिस्पॉन्सिबल लेंगे, उससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उससे उनका सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस आएगा उनमें, एंड दे विल फील एनकरेज कि यार हमें और नए चैलेंजेस लेने चाहिए, हमें और नए आइडियाज़ लेने चाहिए। उनके अंदर इनिशिएटिव की भावना जागते हैं कि हमें नई चीज़ें सजेस्ट करनी चाहिए, एंड दे विल ऑल्सो इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। सो क्या आएगा यहाँ पे, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क builds the self esteem, उससे क्या होगा, builds self esteem of employees and improves their confidence, they feel encouraged and they try to improve their performance।
अगला पॉइंट है हमारा फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? जब मैंने आपको ये पॉइंट बताया था जब हम इसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे। मैंने बोला था कि जब आप सबॉर्डिनेट से एक्चुअली में सुपीरियर के लेवल का काम करा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो कि यार मैनेजरियल लेवल पर ये सब काम होंगे, यानी उसको ऑलरेडी वो नॉलेज है कि सुपीरियर लेवल पर क्या क्या काम हो सकते हैं। तो जब उसके पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो पोजीशन ले सुपीरियर वाली, तो क्या विल ही नॉट बी द राइट कैंडिडेट टू कम्पीट फॉर दैट, राइट? उसके लिए वो भी तो अप्लाई कर सकता है ना, प्रमोशन, उसका प्रमोशन डेफिनेटली ही विल बी एलिजिबल टू डू दैट वर्क बिकॉज ही इज बीन डूइंग ऑलरेडी। ओके, तो इट हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन में हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग द रेडी वर्कफोर्स। जो रेडी वर्कफोर्स ऑलरेडी वो सब काम कर रही है जो सुपीरियर के लेवल का है। रेडी वर्कफोर्स टेक अप लीडिंग पोजीशंस इन न्यू वेंचर्स। अब इससे क्या है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग हुई होगी ना उनकी, कोई पर्टिकुलर काम हमने उन्हें दिया है, या तो उसके लिए ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होगी या फिर उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होगा। नहीं होगा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा उन्हें। तो ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड employees they are able to play significant roles in the launch of new project। कोई हमने न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, उस प्रोजेक्ट के लिए हमें कोई लीडर चाहिए, तो हमारे जो ऑलरेडी जिनको हमने इतना काम सौंपा है, सुपीरियर के लेवल का काम करा है, दे विल डेफिनेटली बी इन अ पोजिशन टू टेक दैट चैलेंज अप एंड लीड दैट रोल, लीड दैट प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चों, अगला पॉइंट है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। हमने बोला था अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप से हमारा क्या डेवलप हो रहा है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, एस्टैब्लिश हो रहा है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ठीक है, विच आर द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। जो क्या फॉर्म करता है, यही बात है ना, मैनेजर को रिपोर्ट करेगा उसका सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के नीचे शायद 2-3 एसोसिएट होंगे, उन एसोसिएट्स के नीचे इंटर्न्स होंगे। That's how it works. That's how it works in every big organization that you see out there. ठीक है, तो अब इससे क्या है, जो हमारा डेलीगेटेड पावर है, जो हमारा डेलीगेटेड अथॉरिटी है, उसका एक्सटेंट डिसाइड करेगा कि एक पर्टिकुलर जॉब में कितनी पावर है। दैट each job position enjoys in the organization, the power that each job position enjoys in the organization. Okay. सो क्या हो गया, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। मेन पॉइंट तो यही था कि देखो सुपीरियर सबऑर्डिनेट जो रिलेशनशिप है उससे इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द हायरार्की ऑफ द मैनेजमेंट। अगला पॉइंट है हमारा बेटर कोऑर्डिनेशन। देखो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन में हमने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में देखा था, जिसमें हमें ये पता चल गया था कि पावर, ड्यूटी और आंसरेबिलिटी के बारे में हमने सीखा था। पावर टू कमांड अथॉरिटी थी, एंड देन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वाज कि अपनी जिम्मेदारी समझना, अपनी जिम्मेदारियों को कंप्लीट करना है, राइट, ड्यूटीज, एंड देन आंसरेबिलिटी इज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, वेरियस पोजिशन। नाउ दिस हेल्प्स टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज, राइट, this helps to avoid overlapping of duties. And duplication of and avoid या फिर duplication of work. All this helps to develop and maintain effective coordination. जो हमने सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दी है, तो नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट, दैट पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट, कि वो काम करवाने के लिए जितने भी लोगों से उससे बात करनी है, ही विल मेक श्योर कि वो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सके। और जब सब लोगों को, बाकी लोगों को पता रहेगा कि अच्छा ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल गाय, ही इज़ द पर्सन जो ये हैंडल कर रहा है, दे विल ऑल्सो कोऑपरेट विद हिम। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। एक सबऑर्डिनेट को, जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है, 4 बंदे आके नहीं बोलेंगे हमें भी ये काम बोला था हमारे तो मैनेजर ने, तुझे भी सेम काम बोल दिया, मुझे भी सेम काम बोल दिया। नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। इससे क्या होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, जबकि हमारे पास क्लैरिटी होएगी, देयर विल बी नो ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिविटीज और ड्यूटीज, एंड देयर विल बी नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, राइट। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है डिसेंट्रलाइजेशन, बट उससे पहले हम एक बार ये सारे पॉइंट्स जो हैं देख लेते हैं क्या क्या हैं। हम कर रहे थे क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन सबसे पहले इफेक्टिव मैनेजमेंट है, यानी
सबको पता है भाई कि कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है। टॉप लेवल जो है, सुपीरियर जो है, एक बेटर पोजीशन में होगा, ही विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स। अगला पॉइंट है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट। उसके पास नए चैलेंजेस को टेकअप करने का कॉन्फिडेंस आएगा, उसकी सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी, ही विल बी एबल टू डू द बेटर टास्क। अगेन मोटिवेशन काइंड ऑफ रिलेटेड टू दैट, कि डेवलप करने, टैलेंट डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड इट कीप्स अ रेडी, इट हेल्प्स टू कीप अ रेजर्वोयर ऑफ द रेडी वर्कफोर्स विच कैन टेक अप न्यू चैलेंजेस एज इन व्हेन अ न्यू प्रोजेक्ट अराइज। ओके, अगला था हमारा फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। जब ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा तब हमारे पास रेडी वर्कफोर्स रहेगा। कोई नया प्रोजेक्ट आया तो हमारे पास रेडी वर्कफोर्स है जिसको हम वहाँ पर एम्प्लॉय कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। अगला है हमारा basis of management hierarchy, superior subordinate relationship से it forms the basis of management hierarchy. The next is better coordination. When we know that who has to do what, there will be no overlapping of the duties and there will be less duplication of work, and this will ultimately help in a better coordination of the task between the different levels or departments and functions. That's it. And now let's start with the decentralization. कितने पेजेस बचे हैं हमारे? We are on the 6th page and we have only हमारा decentralization topic है और उसका importance है, and then delegation versus decentralization है, and then we have MCQs. That's it. बहुत ही ज़्यादा, मतलब आधे घंटे में आपका चैप्टर निपट जाना चाहिए, 2 घंटे लग जाएंगे इस चैप्टर में, है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। नाम से शायद आपको समझ आ रहा होगा, सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी चीज़ें सेंटर पे हो रही हैं। सेंटर पे कौन है हमारे? सेंटर पे है हमारे टॉप मैनेजमेंट। यानी सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग की जो पावर है दैट इज रिटेन्ड बाय द हायर मैनेजमेंट, यानी सब डिसीजंस हायर मैनेजमेंट लेगी। बाकी डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? बिल्कुल उसका उल्टा। यानी डिसेंट्रलाइजेशन में हमने पावर्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं अमंग डिफरेंट लेवल्स, और डिफरेंट लेवल्स पे हमने डिफरेंट एक्शन पॉइंट्स रख के पावर्स डेलीगेट वहाँ पे करी हुई है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय द हायर मैनेजमेंट लेवल्स, वेयर एज इट इज डिसेंट्रलाइज्ड व्हेन सच अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। हमें याद करना है, हमें पढ़ना है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में ये है कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने डिवाइड कर रखी है अमंग डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स। तो टॉप पे, मिडिल पे, सुपरवाइजरी पे, सब लेवल्स पे हमने इस तरीके से डिवाइड करी हुई है कि सारी जिम्मेदारी लेने का, सारे डिसीजन मेकिंग का जो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारे टॉप मैनेजमेंट के पास ना आ जाए। तो यहाँ पर आप लिखिए दैट डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन्स द मैनर इन विच द डिसीजन मेकिंग responsibilities are divided among hierarchical levels, ठीक है। यानी डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू व्हाट? द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रूआउट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रूआउट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो, सॉरी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो, इसका मतलब सारा एक छोटे से, मतलब 5 रुपए भी खर्च होने हैं, उसका डिसीजन कौन लेगा? सेंटर, यानी टॉप मैनेजमेंट लेगा। तो उससे क्या होगा? चीज़ें, हर चीज़ में डिले हो जाएगा, अननेसेसरी अप्रूवल्स लगेंगे, ठीक है। और लोगों को फील होगा यार यहाँ पे 5 रुपए की चाय पीने के लिए भी हमें जो है CEO की परमिशन लेनी पड़ रही है, व्हाट द हेल इज दिस, right? So it implies the concentration of decision making functions at the apex of management hierarchy. इसकी वजह से हमें क्या है? It obviates the need for management hierarchy. और इसकी वजह से अगर हमें जो है ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट हायरार्की की, राइट, कि डिफरेंट सेंट्रलाइजेशन पे हमने सारी पावर रख दी है, लेकिन पावर थोड़ी बहुत डेलीगेट करनी पड़ेगी। अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन है, अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन है, सेंटर के पास ठीक है जो पावर है वो है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ पर्टिकुलर पावर्स जो हैं सिर्फ मैनेजमेंट लेगी डिसीजन, बाकी सब कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसा रहा तो ये भी एक बड़ी नुकसान की बात हो जाएगी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो इनएक्सपीरियंस लोग होंगे वो लेने लग जाएंगे, फिर उनके अप्रूवल की भी ज़रूरत पड़ेगी। हर चीज़ के लिए हर चीज़ को डिफरेंट लेवल्स पे पास होकर आना पड़ेगा, तब जाकर फाइनल डिसीजन होगा। या फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन को हमने डेलीगेट कर दिया, उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो लोग इनएक्सपीरियंसड होंगे, या फिर उनमें शायद इतना समझ नहीं होगी, या फिर उनको इतनी नॉलेज नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, राइट। तो वो भी बड़ी नुकसान वाली चीज़ है।
और अगर ऐसा होगा तो इससे क्या हो जाएगा, इट विल ऑब्विएट द नीड ऑफ हायर मैनेजरियल पोजीशन। हायर मैनेजरियल पोजीशन, इसमें ज़रूरत पड़ जाएगी कि भाई हम हायर मैनेजरियल पोजीशन पे रखें कुछ लोगों को जिनका जोर चले बाकी सभीयों के ऊपर, जिनका ओपिनियन, जिनका एक्सपीरियंस काम का हो और वो हमें बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, राइट? So there has to be a balance between the two. We cannot make any organization a complete centralized organization or a complete decentralized organization. So there is a need for what? Balance. Yes. अगर और कोई डेफिनेशन देखनी है तो आओ ज़रा वो भी देख लेते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन की उन्होंने बोला है कि इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक एफर्ट, यानी हम अंधाधुंध आंख बंद कर नहीं कर रहे हैं। इट इज़ अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट द अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्सेप्ट दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट्स। यानी कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे, कुछ ऐसे हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस लगेगा उसमें, जो मैनेजमेंट का ओपिनियन लगेगा उसमें, बट देन वी हैव टू मेक श्योर कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दे दें और उनको बोलें कि जाओ सिमरन, जाओ तुम जी लो अपनी ज़िंदगी, जाओ सिमरन, जाओ हमारे सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजर, तुम अपने आप देखो ये सभी चीज़ें अपने आप मैनेज करो, राइट? दूसरी डेफिनेशन, एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन। यानी जहाँ पर भी हम सबऑर्डिनेट का रोल इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं थोड़ा, यानी उसको हम थोड़ा डिसीजन मेकिंग की पावर दे रहे हैं। अच्छा जी मेहमान आए हैं, प्रेजेंट्स दे दें उनको, गिफ्ट्स दे दें, लीजिए कॉल लीजिए, लेकिन आपको एक लिमिट, स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर हर गिफ्ट हर 1 लाख का गिफ्ट नहीं देना है, अप टू 500 1000 का गिफ्ट दे सकते हैं आप, ठीक है, राइट? या फिर उनके लिए चाय पानी का कुछ इंतजाम करना है, आप लीजिए, खर्च करिए, आपको दिए हुए हैं पैसे, आप हर चीज़ के लिए सीईओ के पास ना जाएं, ओके? सो जहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि हम सबऑर्डिनेट का रोल को थोड़ा इंपॉर्टेंट बनाना चाहते हैं, उसे वो इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं कि तुम्हारे पास भी छोटी मोटी सही डिसीजन मेकिंग की पावर है, देन दिस इज व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड इट रिड्यूसेस सेंट्रलाइजेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, राइट? अब हमें देखनी है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की, आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की। हमने ये तो देख लिया कि भाई सेंट्रलाइजेशन, अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? हमें ज़रूरत पड़ेगी मैनेजरियल हायरार्की की। ये देखो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना, इट विल ऑब्विएट द नीड फॉर मैनेजमेंट हायरार्की, क्योंकि सब चीज़ मैनेजमेंट करेगी तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा बच्चा। तो इसीलिए अब क्यों ज़रूरी है डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का अगर हमें पता चल गया कि क्यों काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है, तो हमें समझ आ जाएगा कि एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी अ कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और अ कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। अब सेंट्रलाइजेशन का तो क्लियर है, इंपॉर्टेंट डिसीजन मैनेजमेंट लेगा, लेकिन किस हद तक डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके के काम उनको दे सकते हैं, और अगर सबसे पहले देना क्यों है, वही क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। क्यों देना है, आखिरकार इंपॉर्टेंट क्यों है, वही इंपॉर्टेंस जानने के लिए हम इस क्वेश्चन के पास आए हैं। सबसे पहले हेडिंग्स लिख लीजिए, आइए फटाफट। सबसे पहले आप लिखिए डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। डेवलप managerial talent for the future। अगला आप लिखिए क्विक डिसीजन मेकिंग। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये, वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट्स। क्विक डिसीजन मेकिंग, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। ओके अगला है जी बच्चों, लिखो आप अपना फैसिलिटेट। मैम ये फैसिलिटेट ग्रोथ, मैम हद हो गई है, हर किसी के इंपॉर्टेंस में है ये, ठीक है ना, हमें तो बढ़िया ही है, कम पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। एंड लास्ट में आप लिखिए बेटर कंट्रोल। मैम बेटर कंट्रोल, बेटर कोऑर्डिनेशन, ये क्या मतलब है? कहीं बेटर कंट्रोल आ जाता है, कहीं बेटर कोऑर्डिनेशन आ जाता है, ये क्या मतलब है? ठीक है ना, हमें तो आसानी हो रही है ना याद करने में, तो यार टेंशन बहुत लेते हो तुम लोग ना। आओ ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। कितनी बार रिपीट करूँ मैं इस बात को? हाँ, हाउ मेनी टाइम्स डू आई रिपीट
कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को, हम सबऑर्डिनेट्स को पावर देंगे कि डिसीजन लो, तो वो सेल्फ रिलायंट बनेंगे, कॉम्पिटेंट बनेंगे, इनिशिएटिव लेने का उनमें आएगा कि हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, वो उन्हें नए चैलेंजेस मिलेंगे, वो खुद से प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, दे विल डेवलप द सॉल्यूशंस ऑन देयर ओन. ओके, सो इट प्रमोट्स सेल्फ रिलायंस, पहला चीज. एंड कॉन्फिडेंस, यस, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा. अमंग द सबऑर्डिनेट्स दे लर्न टू डेवलप देयर ओन जजमेंट. की अगर तुम इंडिविजुअली सोच के देखो, एक पर्टिकुलर जगह पे डिसीजन लेना है, तो तुम खुद कैसे लेते हो वो डिसीजन, वो तुम में जजमेंट कैसे डेवलप होगा जब तुम खुद उस सिचुएशन को हैंडल करोगे. इट कीप्स देम इन अ स्टेट वेयर दे आर कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड, वो कॉन्स्टेंटली चैलेंज कर रहे हैं उनको, एंड दे हैव टू डेवलप सोल्यूशंस, एंड दे हैव टू डेवलप सोल्यूशंस फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स. राइट. अगला पॉइंट है बच्चों, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर. मैम डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल वाला पॉइंट फिर से रिपीट हो रहा है, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही. सबऑर्डिनेट्स जब खुद से हैंडल करेंगे सिचुएशंस को इंडिपेंडेंटली, वो चैलेंजेस को टेकअप करेंगे, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लेटिंग देम प्रूव देयर एबिलिटीज. राइट. एंड इससे, जैसे कि मैंने वो पॉइंट पहले भी बताया था, कि नाउ दिस इज हेल्पिंग अस क्रिएट अ reservoir of qualified managerial people which can later be used to fill the positions or through promotion, है ना. नई नई पोजिशंस जो हम फ्यूचर में निकालेंगे, क्योंकि वो तो जो सबऑर्डिनेट है वो ऑलरेडी सुपीरियर के लेवल का काम कर रहा है, चाहे 100% नहीं कर रहा है, बट फिर भी कुछ हद तक कर रहा है, 50% 60%, तो थोड़ी सी ट्रेनिंग और देके उसको उस लेवल का बना देंगे ना, क्या दिक्कत है. So the subordinates gain experience by handling assignments independently. It gives them a chance to prove their abilities. स्पेलिंग देख लेना बस अपने आप, वैसे तो करेक्ट ही होती है 100% ऑफ द टाइम. ठीक है, कोई 1% ऑफ द टाइम मिस आउट हो जाए इधर उधर, तो कोई उसमें ऐसा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है. क्रिएट्स अ रेजर्वॉयर ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर. यही तो मैं बोलना चाह रही थी बड़ी देर से. क्वालिफाइड मैन पावर who can be considered to fill up challenging positions through promotion. Okay, right. अगला जो पॉइंट है, क्विक डिसीजन मेकिंग. डिसेंट्रलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम सबऑर्डिनेट्स को पावर दे रहे हैं कि वो डिसीजन मेकिंग खुद से कर सके, और यही तो उसका एडवांटेज है यार, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी. जब डिफरेंट लेवल्स पर हमें डिफरेंट डिसीजंस लेने हैं, तो अगर उसी लेवल पर जहाँ पर डिसीजन लेना है उस मैनेजर के पास पावर है कि वो डिसीजन ले सके, तो क्यों नहीं लगता कि आपको जो है हमारा डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगा. क्यों नहीं लगता, होगा ना, डेफिनेटली होगा. सो डिसीजंस आर टेकन एट लेवल्स विच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन. अगर जहाँ पर पॉइंट ऑफ एक्शन हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई अनहोनी घट गई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई मशीन चलनी जल्दी बंद हो गई, या फिर किसी वर्कर का हाथ आ गया, अब उसमें इमीडिएटली क्या करना है, वो सुपरवाइजर के पास होना चाहिए ना भाई, कैसे उसका फटाफट से क्लेम का अरेंज करना है, कैसे हॉस्पिटल वगैरह अरेंज करना है. लेट हिम टेक दी डिसीजन देन एंड देयर पॉइंट. अब वो इस चीज़ का वेट करेगा कि मैं मैनेजर को फ़ोन करूँ, CEO को फ़ोन करूँ कि हाँ जी सर क्या करना है, इसका बताइए, इस लेबर को जो है लग गई, इस वर्कर को हमारा नुकसान हो गया, इसका मशीन में हाथ आ गया, इमीडिएटली गो एंड टेक हिम टू द हॉस्पिटल ना. इसमें भी क्या चीज़ है, देयरफॉर नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल फ्रॉम मैनी लेवल्स. द प्रोसेस इज फास्टर. उससे हमारा जो प्रोसेस है वो फास्टर हो जाएगा, एंड देयर विल बी लेस चांस ऑफ इंफॉर्मेशन गेटिंग डिस्टॉर्टेड. और क्या है, हमें अब एक ही छोटी सी चीज़ का डिसीजन लेना है, तो अगर हम सारी जगह से ट्रैवल करके आएंगे तो डिसीजन जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा किसी न किसी लेवल पर. राइट. सो इट डजंट हैव टू गो थ्रू लॉन्ग चैनल्स. उसको लॉन्ग चैनल से गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप वहीं पे तुरंत डिसीजन लीजिए, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन लॉन्ग रूट पर फॉलो करती है, जब जो इन्फॉर्मेशन है लॉन्ग चैनल उसको फॉलो करना पड़ता है, बीच में कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होता ही है. द बेस्ट एग्जाम्पल इज चाइनीज़ विस्पर. आप गेम खेलते हो, सर्कल में बिठा के उसके कान में कुछ बोलते हो, एंड में जो बात निकलती है वो कुछ और ही निकलती है. सबको पता है ना कि कहीं ना कहीं मैसेज कहीं ना कहीं लूज आउट हो ही जाता है. राइट. ओके, अगला पॉइंट है रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट. मैम दैट इज ऑल्सो रिपीटेशन ऑफ दिस पॉइंट. ठीक है, ये वाला जो है हमने ये देखा था,
इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में हमने यही बोला था ना, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में कि भैया मैनेजमेंट के पास जो है ज़्यादा टाइम होगा, वेर इन दे विल बी एबल टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स फर्स्ट, एंड द सबऑर्डिनेट्स विल गेट दी chance to take up the challenges, build his develop his own judgment, etc etc. So that is the same point. मतलब इतना repetition हो रहा है ना, अब तो मुझे थकान हो गई कि क्या यार, चलो फटाफट से. It diminishes the amount of direct supervision, यानी direct supervision की जो requirement है वो ख़त्म हो जाती है. छोटे मोटे decision उन्हें खुद लेने दीजिए, ठीक है. Exercise by a supervisor over activities of subordinates. Personal सुपरविजन इज रिप्लेस बाय फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल्स. यानी हमें कितने बढ़िया लेवल की बात बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई पर्सनल सुपरविजन की ज़रूरत ही नहीं है, आप कंट्रोल्स लगा दीजिए ना. आप ये देखना चाहते हो कि एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप बस उनका ये देख लीजिए पंच इन टाइम कितना है, उसकी वर्क रिपोर्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा. आप उसमें सॉफ्टवेयर में फीड इन करिए और देखिए उसकी एफिशिएंसी क्या है. आप क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो ऐसी चीज़ में जो एक सॉफ्टवेयर कर सकता है, ठीक है. आपको ये देखना है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है कि नहीं. आप ROI देखिए ना, आपको पता चल जाएगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो पूरी टीम है वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है. आप सीधा ROI देखिए ना. आप क्यों एक इंसान के पीछे. डोंट टॉक अबाउट पीपल. लोगों से मतलब मत रखो, प्रोसेस से मतलब रखो, ठीक है. इट लीव्स द टॉप मैनेजमेंट विद मोर टाइम. ये वाला तो इतनी बार रिपीट हो गया है ना, ये तो मेरी दादी तक को भी आंसर याद हो गया है, दादी, छोटे बच्चे, सबको याद हो गया है, ठीक है. लीव्स द मैनेजमेंट विद मोर टाइम विच दे कैन डिवोट टू इंपॉर्टेंट मैटर्स, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस. जो लिखना है लिख लो, ओके. अगला पॉइंट है फैसिलिटेट ग्रोथ. अगेन वेरी वेरी रेपिटेटिव, बट ठीक है, कर लेंगे. अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट, हमने मैनेजमेंट का ये तो देख लिया कि भाई टॉप रिलीफ कैसे मिल जाएगा. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ. तो जब हम लोअर लेवल मैनेजमेंट को ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, राइट, वी आर गिविंग देम फ्रीडम टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट. अब उससे क्या है, दे विल बी एबल टू फंक्शन इन द वे जिस तरीके से वो करना चाहते हैं. और स्पेसिफिकली अगर डिपार्टमेंट छोटा है तो उन्हें पता है ना चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या निटिग्रिटीज़ हैं उनके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं. तो उनके पास हम समझते हैं कि उनके पास वो मेंटल फैकल्टी है जिसकी वजह से वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं. एंड वो ऑब्वियसली अपने डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधा आंसरेबल होंगे ना, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, लापरवाही कर देंगे, ठीक है. तो दे विल वर्क इन अ वे विच अकॉर्डिंग टू देम इज बेस्ट सूटेड फॉर देयर डिपार्टमेंट. अब इससे क्या होगा अल्टीमेटली, अगर एक डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट का दिख रहा है कि एफिशिएंसी नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट को मोटिवेशन मिलेगा कि उस डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट करा, इतना अच्छा डेवलप, इतना अच्छा जो उनका एफिशिएंसी निकला, उनको अवार्ड भी मिला, उनकी पूरी टीम को, हमारा डिपार्टमेंट क्यों नहीं कर सकता जी ये. तो फिर जो है उससे क्या होगा, उससे कंपटीशन की फीलिंग आएगी, और हेल्दी कंपटीशन की, टॉक्सिसिटी नहीं, हेल्दी कंपटीशन की भावना आएगी. एंड देन दे विल ऑल्सो बी एबल टू बकअप, वही बोलेंगे चलो जी हम भी बढ़िया करते हैं. सो प्रोडक्टिविटी लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे. एंड अल्टीमेटली इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को. यस करेक्ट, ठीक है. तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसे मिलेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को. सो इट अलाउज देम टू फंक्शन इन अ मैनर विच इज़ बेस्ट सूटेड टू देयर डिपार्टमेंट एंड फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन. उनके अंदर कॉम्पिटिशन की भावना जागेगी, ठीक है. डैश लेवल्स जो हैं उनके इंक्रीज हो जाएंगे, यानी एफिशिएंसी लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, या फिर आप प्रोडक्टिविटी भी लिख सकते हो. एंड जनरेट मोर रिटर्न्स, या फिर रेवेन्यू, रिटर्न्स ही लिख लो, चलो ठीक है. अगला पॉइंट है बेटर कंट्रोल. बेटर कंट्रोल अभी हमने बात करा कि आप प्रोसेसेस की बात करिए, आप लोगों की बात मत करिए. तो जब हमारे इतने सारे प्रोसेसेस हम बना देंगे, जब ऑर्गेनाइजेशन में हमने मैनेजर्स को बोल दिया कि आपको डायरेक्ट सुपरविजन के चक्कर में लोगों के पीछे नहीं भागना है, आप हमें कंट्रोल्स क्रिएट करके दो, तो क्या है, एक नेसेसिटी सी हो जाएगी कि भाई हमें इनोवेटिव तरीके से परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम्स बनाने हैं. तो क्या है, इससे अल्टीमेटली फ़ायदा तो ऑर्गेनाइजेशन का ही हो रहा है ना, कि हम कॉन्फ्लिक्ट से नहीं डील करना. हमने तो ये देखा है कि भाई आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस हुई है, सॉफ्टवेयर बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं. पर्सनल ग्रज तब आएगा ना जब हम बोलेंगे कि यार मुझे ये नहीं पसंद और मैं इसको फायर करवा के रहूँगा. लेकिन आप उसकी एफिशिएंसी देखिए, बहुत बढ़िया काम करता है. आपके पर्सनल ग्रजेस आप अपने घर पे रखिए, ठीक है. लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें सॉफ्टवेयर बता रहा है कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, और कोई बंदा दूसरा दिल का बहुत अच्छा है, उसका बहुत चहीता भी है मैनेजर का, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बड़ी कमज़ोर है, बड़ी कम है. विल हैव टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन, ठीक है. सो इट विल हेल्प टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस. हमें
जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस एट ईच लेवल एंड डिपार्टमेंट जो है वो इंडिविजुअली हम उनको क्या रख पाएंगे, उनको हम अकाउंटेबल रख पाएंगे कि आप अपने रिजल्ट्स के लिए खुद जो है अकाउंटेबल हैं, कैन बी इंडिविजुअली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट्स। फीडबैक जो है सभी लेवल से मिलेगा, फीडबैक फ्रॉम ऑल लेवल्स विल हेल्प एनालाइज द वेरिएंसेस, यानी जहाँ पर जो डेविएशंस हैं, कंट्रोलिंग में हमने देखा था ना जब हम फंक्शन कर रहे थे कि जो भी डेविएशंस होंगे, जो भी वेरिएंसेस होंगे, ठीक है, वेरिएंसेस को डील करना है और फिर उनके लिए जो है आपको करेक्टिव एक्शंस लेना है, यानी अल्टीमेटली आपको अपने ऑपरेशंस इंप्रूव करने हैं। और मैंने अभी आपको क्या लाइन बोली थी कि जब हमने बोल दिया है कि सुपरविजन डायरेक्ट नहीं होगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना ही करना है, तो उसमें हमारी मैनेजमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू फाइंड आउट इनोवेटिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम्स, ठीक है, टू फाइंड आउट, टू डेवलप कर लो, चलो फाइंड आउट तो बड़ा ही वो लग रहा है कि टू डेवलप इनोवेटिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है, राइट। अब हम बात करते हैं डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन की, पर उससे पहले सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंस, इनिशिएटिव लेने की भावना जागेगी, डेवलप होगा मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, मैनेजमेंट को रिलीफ रहेगा, ग्रोथ फैसिलिटेशन होगा और अल्टीमेटली बेटर कंट्रोल सिस्टम्स हम डेवलप कर पाएंगे। अब देखते हैं डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आशा है मुझे शायद इसमें से क्वेश्चन आए, बाकी देखो भगवान की देन है, पेपर मैंने सेट करा नहीं है, एक गट फीलिंग या फिर एक्सपीरियंस कह लो, जिससे भी है ऐसा लगता है कि शायद इसमें से क्वेश्चन आएगा। नहीं आया तो मैम के पीछे मत आ जाना कि मैम आप तो जो बोलते हो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। अब इसमें टाइम लगेगा जब प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू रीच दैट लेवल, ठीक है। अभी तो शुरुआत करी है करियर की। डेलीगेशन इज अ सबसे पहले नेचर बताना है। डेलीगेशन इज अ, बेटा ये ना कंपलसरी हो जाता है क्योंकि सारे काम मैनेजर खुद नहीं कर सकता, इतने सारे काम होते हैं। आप जब काम करने जाओगे ना आपको पता चलेगा यार बहुत काम है, यार बहुत काम है, बाय गॉड, ठीक है। तो सारे काम मैनेजर नहीं कर पाएगा। डेलीगेशन जो है कंपलसरी एक्ट है बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द टास्क ऑन हिज ओन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये एक ऑप्शनल है। दिस इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन लेती है जब उन्हें लगता है कि हाँ छोटे मोटे जो डिसीजंस है वो हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो टेक केयर कर सकते हैं। इट इज़ डन एट द डिस्क्रिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि क्या हम डिसीजन मेकिंग की पावर उन्हें दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। फ्रीडम की बात करें, यहाँ पर क्या है, लेस फ्रीडम है। ऑल्दो अथॉरिटी दी गई है, अथॉरिटी डेलीगेट करी है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको कहीं पे भी कुछ अटक रहा है तो आपको अपने डायरेक्ट सुपीरियर से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर मोर फ्रीडम है, ग्रेटर फ्रीडम है, क्योंकि यहाँ पर हमने उनको बोल दिया अरे आप यार हैंडल करिए, बाद में देखेंगे कुछ गड़बड़ होती है तब आप हैंडल करिए, टेक द डिसीजन ऑन योर ओन एंड गेट थिंग्स डन, दैट्स ऑल वी वांट, राइट। एंड वी वांट टू मेक यू फील एम्पावर्ड। इससे ऑब्वियसली लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को एम्पावर्ड फील होगा ना कि यार हमें पावर दी जा रही है डिसीजन मेकिंग की, राइट। अगला जो है स्टेटस क्या है, ये क्या है, ये एक डेलीगेशन जो है, ये मैंने आपको बताया था प्रोसेस है। इट्स नॉट लाइक एक दिन बैठे और कर लिया डेलीगेशन, बात खत्म, पूरे साल का डेलीगेशन हो गया। नो 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 नो, ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। कंटिन्यूस बेसिस पे नए काम आते रहेंगे, नया डेलीगेशन होगा, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और यहाँ पर ये क्या है, ये एक रिजल्ट है पॉलिसी डिसीजन का, कि ये हमारी एक पॉलिसी है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन रखना चाहते हैं या सेंट्रलाइजेशन रखना चाहते हैं। तो वो पॉलिसी डिसीजन लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी डिसीजन हम डेलीगेट कर सकते हैं, कौन सी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हम डेलीगेट कर सकते हैं और कौन सी हम अपने पास रखना चाहते हैं, ओके। अगला जो है स्कोप। अब स्कोप जो है इसका नैरो है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ उस पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट और सुपीरियर से। लेकिन ये तो बहुत वाइड स्कोप है, बिकॉज इट विल, अगर एक बार डिसाइड हो गया कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी ऑर्गेनाइजेशन में, देन इट हैज़ अ वाइडर स्कोप बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सटेंडेड टू जस्ट वन पर्टिकुलर सेट ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, वो सभी लेवल पे, ठीक है। इट इम्प्लाइज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज मोर ब्रॉडर, ठीक है। लास्ट है पर्पस।
यहाँ पर ये क्यों करा गया है? ताकि हम अपने मैनेजर का बर्डन जो है वो लेस कर सके, और यहाँ पर हम उनको एम्पावर करना चाहते हैं। इस केस में हम उनको एम्पावर करना चाहते हैं। हियर वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी, मोर फ्रीडम एंड मोर डिसीजन मेकिंग पावर। ओके, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। 10 क्वेश्चन है बेटा। अगर आपने सीधे सीधे बता दिए, और अगर आप लगा लीजिए आप 90% भी करेक्ट हुए, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। सीरियसली ट्रस्ट मी ऑन दिस जी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक्ट एज अ मीन्स फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन? कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जहां पर इट एक्ट्स एज अ मीन्स फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन? सीरियसली गाइज, हमने स्टार्टिंग में एक लाइन पढ़ी थी कि ऑर्गेनाइजिंग वो स्टेज है, वो फंक्शन है जहां पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क शुरू हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग है सिंपल सा इसका आंसर, राइट। फॉलोइंग आर द डिफरेंट स्टेप्स एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस: आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, डिपार्टमेंटलाइजेशन। बताओ जी, करेक्ट सीक्वेंस बता दो क्या है? करेक्ट सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आइडेंटिफाई तो करना ही है, उसके बाद हमें छोटे छोटे सिमिलर उनको जो है सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक के अंदर ग्रुप कर देना, उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे। उसके बाद वी विल एलोकेट द जॉब्स, उसके बाद वी विल डू व्हाट? वी विल डू एलोकेशन ऑफ जॉब्स, एंड देन फाइनली हम अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, दैट इज एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये हमारा होना चाहिए 1 4 के बाद 2 and 3, 1 4 2 3, 1 4 1 4 ये है, 1 4 ये है, 1 4 2 3। दिस इज द करेक्ट आंसर, सी पॉइंट। ओके, हाँ जी। आई होप आप सब भी आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हो मेरी तरह, ठीक है? एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ठीक है। ये अरे मेरी आंख में लाइट आ रही है, बट ठीक है, कोई नहीं, चलो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। कौन कौन सी स्टेटमेंट है? सबसे पहले स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग द मैनेजर्स। यहाँ पे बताना क्या है, करेक्ट कौन सी है? क्या ये आपको ट्रू लग रही है? मुझे तो ट्रू लग रही है। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू द प्रॉपर यूजेज ऑफ ऑल मटीरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मुझे ये भी ट्रू लग रही है। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग्स द वर्कफोर्स। मैम बड़े दुख की बात है, लेकिन ये भी ट्रू है, यानी इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। यस, दैट इज करेक्ट। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन है ट्रिकी है। ट्रिकी नहीं है, मजाक कर रही हूँ, पहले ट्रिकी है क्या होगा? चलो क्वेश्चन देखो, हमें बतानी है इनकरेक्ट कौन सी है। ये तो इनकरेक्ट और करेक्ट बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हम क्या सोचते हैं करेक्ट ही पूछेंगे, तो हम ना आंख बंद करके चूज करके आ जाते हैं। करेक्ट वाले को इनकरेक्ट बता देते हैं, इनकरेक्ट वाले को करेक्ट बता देते हैं। यू गेट माई पॉइंट, राइट? Consider the following statements about organization structure. Organization structure has direct bearing on organization's profitability. जाहिर सी बात है, अगर आपका काम ढंग से नहीं होगा तो क्या होगा? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है ना? अगला है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोर रेलिवेंट इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोर रेलिवेंट फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी बताओ, हाथ काँप रहे मेरे। सही है, मेरे को इसे ट्रू लिखना है कि फॉल्स लिखना है, जल्दी बताओ। फॉल्स आएगा क्या मैम? जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी हो जाती हैं, हमने लाइन पढ़ी थी पूरी एनसीईआरटी की लाइन है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है देयर इज अ नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कैसे ये क्या पाप हो गया इससे जिसने ये लिखा है? अरे फॉल्स है, कोई पाप नहीं हुआ है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सही स्टेटमेंट है। हमने देखा था कि जो हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, इट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डू यू रिमेंबर दिस लाइन और नॉट बच्चा? ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो अब देखते हैं कि इनकरेक्ट कौन सी है। जी इनकरेक्ट तो सिर्फ सेकंड वाली है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑर्गेनाइजेशन दैट वांट्स टू डाइवर्सिफाई इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जिसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जाना है, उसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जाना चाहिए? क्या उसे फंक्शनल में जाना चाहिए,
क्या उसे इनफॉर्मल में जाना चाहिए, क्या उसे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में जाना चाहिए, या फिर उसे डिविजनल स्ट्रक्चर में जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स यानी कॉम्प्लेक्सिटीज, यानी इट लुक्स लाइक अ मैट्रिक्स, सो इट शुड गो फॉर अ मैट्रिक्स। नो मैम, कैसी बातें कर रहे हो? मैट्रिक्स तो सिलेबस में भी नहीं है। वी हैव नॉट इवन हर्ड अबाउट इट। वी हैव ओनली रेड अबाउट टू थिंग्स, वन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द सेकंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शन के हिसाब से होता है, डिवीजन में जो प्रोडक्ट लाइन्स इंक्रीज हो जाती हैं तब होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है। सिक्स्थ है, एन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉन्ट्स टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स विल गो फॉर। जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स पर फोकस करना चाहती है, ओ शिट मैम, मुझे ना इसका आंसर याद आ रहा है। वी जो हमने डिफरेंस देखा था उसमें हमने देखा था कि एक जो है उससे हेल्प होती है मैनेजरियल स्किल्स के डेवलपमेंट में और दूसरे से उतना नहीं होता है। वो कौन सा था? वो था डिविजनल स्ट्रक्चर। बच्चों, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। मुझे बहुत खुशी है कि आपको वो लाइन याद आ गई जो एग्जैक्ट लाइन हमने पढ़ी थी। ओके, विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज इकोनॉमिकल? कौन सा इकोनॉमिकल है? ये तो मेरे मुख से निकले हुए शब्द हैं। क्यों नहीं याद आ रहा? वेरी सिंपल बाबा, इट्स देखो दिमाग में कुछ और चल रहा है और मुंह पे कुछ और आ रहा है। द आंसर इज फंक्शनल। ओके, फंक्शनल है इसका करेक्ट आंसर, वो ज़्यादा इकोनॉमिकल है। अब देखिए, आप ये स्टेटमेंट्स देखिए और इनमें से बताइए कौन सी करेक्ट है। पढ़िए, डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। हाँ, सही लिखा हुआ है। अथॉरिटी कहाँ से जाती है? डाउनवर्ड होती है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Authority delegated to a subordinate cannot be taken back or redelegated to another person. क्या हम अथॉरिटी एक बार, क्या अथॉरिटी सलमान खान है? एक बार जो उसने कमिटमेंट कर दी फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता? नहीं, अथॉरिटी सलमान खान नहीं है। अथॉरिटी एक बार देकर वापस भी ली जा सकती है और किसी और को भी दी जा सकती है। अरे काम ही तो करवाना है ना, काम करवाने के चक्कर में तो अथॉरिटी देनी पड़ रही है। अब काम चाहे राम करे चाहे श्याम करे, दोनों अगर इक्वली टैलेंटेड हैं और राम जो है छोड़ के चला गया तो मुझे क्या प्रॉब्लम है श्याम को अथॉरिटी देने में? ओके, तो ये स्टेटमेंट तो बेटा फॉल्स हो गई है। हमें लेकिन बतानी करेक्ट है, तो अगली लाइन पढ़नी तो पड़ेगी। डेलीगेशन सेटिस्फाइज दी सबऑर्डिनेट्स नीड फॉर रिकग्निशन। मैम ये वाली लाइन तो डिट्टो लाइन मैम हमने पढ़ी है एनसीईआरटी में, आप ही ने पढ़ाई है हमें, तो ये लाइन तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या है कि सिर्फ जो है कौन सी करेक्ट है? 1 और 3 करेक्ट हैं। तो 1 ओनली, 1 and 2, 1 and 3, सी इज द करेक्ट पॉइंट। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ मात्र 2 क्वेश्चन है एंड देन विल बी ओवर नहीं, दिस चैप्टर विल बी ओवर। ओके, विल स्टिल लिव लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताइए कौन सी करेक्ट है। अथॉरिटी इज अज्यूम्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेलीगेटेड। मूड खराब कर दिया ये लाइन पढ़ के, इस लाइन ने मूड खराब कर दिया। इस बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करी जाती है और अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है। बहुत बहुत नाइंसाफ़ी है ये। है क्या है ये? इनकरेक्ट। दिस इज मैम लिख ट्रू रहे हो, बोल फॉल्स रहे हो, क्या हो गया दिमाग को आपके? कहाँ चल रहा है आपका दिमाग? बेटा मैम भी कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है यार, मैम भी तो मिलेनियल ही है। चलो, आप लोग जेन ज़ी होंगे वैसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर डिराइव फ्रॉम। नो मैम, हमने ना 3 चीज़ें करी थी। हमने करी थी अथॉरिटी, फिर हमने देखी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हमने देखी थी अकाउंटेबिलिटी। हमने ये देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अथॉरिटी से और अकाउंटेबिलिटी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये आती है अथॉरिटी जो आती है ये आती है फॉर्मल पोजिशन से। मैंने एग्जैक्ट लाइन बताई और याद नहीं आ रहा है तो आई not punch you because you are a child and very sweet child, God gift, but I will definitely notify you. ठीक है, so which of the statement is correct? कोई भी statement correct नहीं है, both of the statements are false, so none of the above is the answer, none of the above. Question number 10, when decision making authority is retained, organization is said to be a higher by higher managerial levels. When decision making is retained बाय हायर मैनेजमेंट लेवल, तो ये क्या हो जाएगा? हायर मैनेजमेंट कर रही है सारी चीज़ें। मैम इतना आंसर भी नहीं आता। सेंट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में तो हम हमारे सबऑर्डिनेट्स को एम्पावरमेंट देना चाहते हैं और उनको उनका जो रोल है ऑर्गेनाइजेशन में वो इंक्रीज करना चाहते हैं। इसीलिए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हम डिफरेंट लेवल्स पर शेयर करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में, लेकिन सेंट्रलाइजेशन में ऑल द पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट और द हायर मैनेजमेंट।
ओके, दैट्स इट, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. 2 घंटे लग गए. आई शुड हैव, मैंने सोचा था कि मैं वीडियो को ब्रेक डाउन कर दूंगी, बट देन मैंने फ्लो में कर दी रिकॉर्ड, एंड हियर वी आर आफ्टर 2 hours. आई होप यू एन्जॉयड दिस. और बहुत ज़्यादा, मतलब आई तो थरोली एन्जॉयड वाइल रिकॉर्डिंग दिस चैप्टर. इतना इंटरेस्टिंग और इतना मतलब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लाइफ में आगे भी बहुत काम आने वाले हैं. बट आई नो दैट यू मस्ट बी गेटिंग लेट फॉर योर एग्जाम, सो आई सी यू, आई साइन ऑफ नाउ एंड देन आई सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट चैप्टर दैट कुड बी मार्केटिंग, राइट? तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर.